सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटेड वॉइस सुनाई देती है जो बताता है कि मोवू कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ कल्चर मिक्स हो रखे हैं। यहाँ हर चीज में मैजिक शामिल है और इसी की हेल्प से लोगों ने नॉलेज और पावर हासिल की है। अब इसकी हेल्प से उन्होंने एक ऐसी दुनिया तैयार कर ली है जहाँ मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगलू कॉलेज के डीन को दिखाया जाता है जिनके पास एल्डर यू आते हैं भागते भागते कुछ इन्फॉर्मेशन देने, जो डीन को ग्रीट करते हुए बताते हैं कि डॉनशेंग चोटी के ऊपर मैजिक क्रिस्टल मिला है और साथ ही वहाँ बीस्टों का झुंड दिखाई पड़ा है, इसलिए हमें फटाफट वहाँ पर मदद भेजनी होगी ताकि हम क्रिस्टल को ला सके। जिस पे डीन कहते हैं कि ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर जाओ, अब 3 साल खत्म होने को है, उन्हें बाहर की दुनिया में चल रहे कोहराम के बारे में पता होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वो बाहर के आंधी तूफान का मजा ले। जिस पे टीचर यू कहते हैं कि शायद ये बीस्ट कुछ अलग हो सकते हैं तो हमें स्टूडेंट को नहीं भेजना चाहिए, पर डीन काफी निराश होते हुए कह रहे थे कि पिछले 20 सालों से उनका किंगलू कॉलेज डाउन जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपने स्टूडेंट की हेल्प से इसे ऊपर लाना होगा। 20 सालों पहले जो बाकी तीनों कॉलेज हैं, उन्होंने अच्छे स्टूडेंट्स को छांट लिया था और उनके कॉलेज के लिए तो सिर्फ 2nd क्लास के बच्चे बचे हैं, इसलिए उन्हें ऊपर उठने के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो उनके एकेडमी को लीड करे और वापस फॉर्म में आ जाए। और ऐसा कहते हुए वो अपने कॉलेज की सबसे फेमस स्टूडेंट लेले के बारे में सोच रहे थे। वो सच में काफी पावरफुल और समझदार है, वो एक टीम को लीड कर सकती है। पर टीचर यू बताते हैं कि लेले के अलावा किसी भी स्टूडेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो तो और बहुत ज्यादा खराब है। पर डीन का कहना था कि उन्हें अपने स्टूडेंट पे ट्रस्ट करना होगा, क्या पता उन्हें कुछ सरप्राइज देखने को मिले। और इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो अपने अपने स्पिरिट बीस्ट पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं फाइट में अपनी डीन की हेल्प करने के लिए। टीम को लीड करने वाली सीनियर बताती है कि हम थोड़ी ही देर में टीचर तक पहुँचने वाले हैं। वो एरिया खतरनाक मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है, उम्मीद ये है कि वो मॉन्स्टर 4th लेवल से भी ज्यादा ऊपर के हो सकते हैं, इसलिए सीनियर स्टूडेंट कमजोर बच्चों को कहती है कि वो 4th लेवल के बीच से फाइट ना करे। पर वो सभी यहाँ डीन की हेल्प करने आए हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा बदले में, इसलिए रिवॉर्ड लेने के लिए उन्हें सपोर्ट तो करना होगा लेकिन अपने जान का भी ख्याल रखना होगा क्योंकि फिलहाल उनकी जान ज्यादा मैटर करती है। ये कहते हुए सीनियर अपने टीम को अच्छे से समझाकर अपने मैजिकल विंग्स निकाल कर वहाँ से उड़ जाती है। सारे सीनियर को अपने स्पिरिचुअल विंग्स के साथ वहाँ से उड़ के जाते हुए देखकर जूनियर सोच रहे थे कि वो बस उनसे एक लेवल पीछे है और उन्हें काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि उन्हें भी उनके स्पिरिचुअल विंग्स मिल सके और वो उड़ के ऐसे फाइट करने जाए। दूसरी तरफ हमें मॉन्स्टर किंग, क्लाउड स्काई, ड्रैगन डीमन को दिखाया जाता है जो सभी मॉन्स्टर के किंग होने के नाते सबको समझा रहे थे कि इन लोगों से मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए अब इन्हें दिखाना होगा कि वो मैजिक क्रिस्टल हमारा है, इसलिए इनका ऐसा हाल करो कि ये दोबारा इस क्रिस्टल के बारे में सोचे भी ना। पर ड्रैगन किंग के अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही हमारे डीन आकर उन पर थंडर अटैक कर देते हैं जिससे ड्रैगन किंग को काफी खतरनाक झटके मिल रहे थे। और यहाँ डीन कहते हैं कि वो मैजिक क्रिस्टल हमने ढूंढा था तो अपने इस घमंड को साइड में करके हमें वो दे दो। पर ड्रैगन किंग तो अपने मुँह से फायर बरसाने लगते हैं और ये देखकर डीन कह रहे थे कि अभी तुम क्वालिफाइड नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए। डीन की बातें सुनने के बाद ड्रैगन किंग अपने एनर्जी बॉल से उस पर अटैक करता है। ये देखकर डीन ने आसमान से सारी लाइटनिंग इकट्ठी कर ली थी और फिर अपनी छड़ी की हेल्प से वो ड्रैगन पर लाइटनिंग अटैक करने लगता है, पर दोनों की ही पावर इक्वल होने की वजह से उनका अटैक ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखने के बाद ड्रैगन उड़ते हुए डीन का पीछा करने लगता है और लगातार उन पर फायर अटैक कर रहा था। तो डीन इन सब से परेशान होकर एक जगह रुककर कहते हैं कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो ना, तो अब मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। और इसके बाद डीन काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक करते हैं। इसके बाद हमें उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसकी टीम में लेले थी और ये सभी पहले से ही उस क्रिस्टल को लेने के लिए मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को खो दिया था और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी गिराया था। फाइट के बीच में हमें एक ली किंगलू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे चुपचाप खड़ा हुआ देखकर उनमें से एक स्टूडेंट टॉन्ट कसते हुए कहता है, अरे ये तो वही बहादुर लड़का है ना, सबसे खतरनाक वॉरियर ली किंगलू, अब तुम्हारी बारी है, कुछ मॉन्स्टर्स को मारो तो सही। तभी दूर खड़ी हुई लड़की भी उसे कहती है कि तुमने कहा था ना कि एक दिन हमें बचाओगे, चलो फिर आज डरो मत, हमें बचाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये बातें सुनने के बाद बच्चे उसे घेर कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए सोच रहा था कि एक फियरलेस जीनियस होने के बावजूद भी मुझे इन इक्विपमेंट्स के साथ फाइट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो और लोगों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो उसकी बातें सुनने के बाद स्टूडेंट कहते हैं चलो छोड़ो, इससे अपना ध्यान हटाकर हम भी फाइट पे ध्यान लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जो ध्यान लगाकर अपनी रिंग से कह रहा था कि 3 साल पहले तुमने जो मेरी पावर को एब्जॉर्व किया है, तो अब 3 साल पूरी तरीके से पूरे हो
चुके हैं, अब मुझे मेरी पावर की जरूरत है, तो मेरी पावर को वापस करो। और ऐसा कहते ही उसकी रिंग उसे एनर्जी वापस करने लगती है। तभी उन पर एक खतरनाक बियर अटैक कर देता है, जिससे बच्चे बुरी तरीके से डरने लगे थे, लेकिन हमारा ली एक ही मुक्के में उसको दूर हटा देता है। यहाँ ली की स्पीड और स्ट्रेंथ देखने के बाद स्टूडेंट का मुंह खुला का खुला रह गया था। और वहीं दूसरी तरफ ली की इस हरकत से इम्प्रेस होकर सीनियर उसे शाबाशी देते हैं। और ली सोच रहा था कि 3 साल उसने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं और अब उसका वक्त है। ये सोचने के बाद वो अपनी फुल स्पीड का यूज करके मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर उसे मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ते हुए देखकर लिली उसके लिए परेशान होकर उसे मना करती है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, वापस आओ, हम धीरे धीरे करके मारेंगे ना। वहीं हमें एक मोटू इंसान को दिखाया जाता है जो उसे बॉस बोलते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था कि बॉस नया नया पावर मिला है, पगला कह रहे हो। और वहीं उसके बगल में खड़ा दूसरा इंसान कहता है कि लगता है इसकी बुद्धि जा चुकी है। मॉन्स्टर्स को भी ली का अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, वो सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ ले अपने बाकी साथियों को कहती है कि तुम सब बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ उसे बचाओ। तो सीनियर सबको शील्ड बनाकर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं और सब लोग चले जाते हैं मॉन्स्टर्स पे अटैक करने। यहाँ ली भी काफी अच्छी फाइट कर रहा था। वो एक मॉन्स्टर का मुंह पकड़ लेता है, पर उसके मुंह से टपकते लार को देखकर उसे घिन आ रही थी। और फिर ये सोचते हुए कि ये मॉन्स्टर भी उसके लेवल के मैच का नहीं है, वो पास्ट के ख्यालों में पहुंच जाता है जहाँ एक पर्सन उसे बुली कर रहा था, ये कहते हुए कि 3 सालों से मैजिक और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अभी तक फर्स्ट लेवल पर अटके हुए हो, 1 इंच भी ग्रोथ नहीं हुई तुम्हारी। ये कहने के बाद वो उसे एक बैक किक मारता है और कह रहा था कि तुम सपने में भी मेरे लेवल को मैच नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनने के बाद ली अपनी पावर को रिलीज करते हुए सोच रहा था कि आज तो इसका मुंह ही तोड़ दूंगा, पर उसके हाथ में रखी हुई रिंग उसके सारे मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और बेचारा ली जो उसे काफी खतरनाक पंच मारने जा रहा था, वो बस उसकी बॉडी से हाथ चिपका के रह जाता है, जिसे देखकर वो फिर से उसे लात मार के दूर धकेल देता है कि कितने कमजोर हो तुम। प्रेजेंट में ली इसी बात को याद करके काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपनी पावर को रिलीज करके उस मॉन्स्टर को एक धोबी पछाड़ देता है। अब तो उसका ऑरा और उसकी आंखें दोनों चेंज हो गए थे। जैसे ही ली ने उस मॉन्स्टर को पटका था ना, शुए सोचती है कि लगता है ना इसने अपनी पावर को छुपा के रखा था और अभी अपनी पावर से लोगों को कितनी आसानी से इम्प्रेस कर रहा है। और ये देखकर दूसरा लड़का उससे जल रहा था कि आखिर ये अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। पर लिली काफी ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ अपने स्टिक की हेल्प से काफी सारे थंडर को एब्जॉर्ब करके वो उन बीस्ट पर अटैक कर देती है। बाकी सारे बच्चे भी अपने अपनी पावर से फॉर्मेशन बनाकर उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे थे। जिन बच्चों के पास अभी तक मैजिकल पावर्स अपीयर नहीं हुई थी, वो हाथों से फाइट करते हैं। ये सब देखकर एक 5th लेवल का टाइगर बीस्ट गुस्सा होते हुए सीनियर पर अटैक कर देता है। सीनियर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वो हाथों से ही उसके दांतों को पकड़ लेते हैं और फिर अपना वेपन निकालकर उसके दांत को उसके जबड़े से अलग कर चुके थे। इस बात से नाराज होकर वो टाइगर बीस्ट उस पर दहाड़ने लगता है, तो सीनियर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने वेपन से एक स्लैश लगाते हैं, जिसे तो उसने हाथों से रोक लिया था और अब वो सीनियर पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बुला रहा था, जो एक रेनडियर थी, और अब वो उसकी हेल्प से आगे बढ़ता हुआ फॉर्मेशन बनाकर बीस्ट को मार रहा था और आगे बढ़ते हुए खुश होते हुए सोच रहा था कि कितना अच्छा लगता है ना जब आपकी पावर आपको वापस मिल जाए, कितना अमेजिंग लग रहा है। पर तभी सामने से एक पत्थर से हुए अटैक की वजह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन लू की ऐसी हालत देखने के बाद लेली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि वो पत्थर वाला अटैक उस बियर की मॉम ने किया था, जो कि उस मॉन्स्टर की कमांडर है, जो बाकी सारे मॉन्स्टर को पीछे रहने का बोलकर खुद ली पर अटैक करने जाती है। क्योंकि ली ने उसके बेटे को घायल किया था, तो वो ली से इस चीज का बदला लेगी। तब तक ली भी होश में आ चुका था और यहाँ वो बियर उस पे अटैक करने वाली थी पत्थर से। पर तभी मोटू आगे आते हुए कहता है कि बॉस वेट करो, मैं आपको बचाने आ गया, और ये बोलकर एक छोटे से पत्थर से हिट कर देता है उसे। कहते हैं अगर इतने समझदार दोस्त हो तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं होती। पर इससे एक फायदा होता है कि मोटू की वजह से वो बियर डिस्ट्रैक्ट हो गया था और ली इस चीज का फायदा उठाते हुए फॉर्मेशन बनाकर उसे बेलों से ट्रैप कर लेता है। और इधर से ली का रेनडियर उस पर अटैक कर रहा था अपने सींगों से, जिसका कोई खास फायदा तो होता नहीं है क्योंकि वो बियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस फॉर्मेशन से काफी इजिली निकल कर पत्थर से ली पर अटैक करने जाता है, पर ली ने डॉज कर लिया था। और अब ली अच्छे से समझ जाता है कि ये बियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लो लेवल की वाइन से ट्रैप करके इसे नहीं रोका जा सकता। अगर इसने दोबारा ऐसा अटैक किया ना तो मेरे बचने के चांसेस नहीं है, इसलिए बचने का सिर्फ एक ही चांस मिलने वाला है उसे, और उसे इसे गंवाना नहीं है। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहे बियर के ऊपर से जंप करके उसके पीछे अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी में आग लग जाती है। पर ये मॉन्स्टर बियर तो उसकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बल्कि और ज्यादा स्पीड में आकर उसे एक जोरदार मुक्का देता है, जैसे कि वो दूर जाके गिरने वाला था। पर अपनी वाइन्स का यूज करके वो रुक जाता है और फिर अपने वेपन स्पेयर को निकाल कर अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था। और अब ली समझ जाता है कि फायर से अटैक करके उसने गलती कर दी, क्योंकि इस 4th लेवल के मॉन्स्टर के पास फायर एलिमेंट है, इसलिए अब उसे भी अपने 4th लेवल की पावर को यूज करना होगा। और ये सोचते हुए वो अपने स्पेयर के साथ दौड़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो
काफी स्पीड में उस बियर पर अटैक करने जाता है, पर वो मॉन्स्टर बियर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके अटैक से डॉज करते हुए ली को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब तो वो मॉन्स्टर बियर उस पर पत्थरों से अटैक कर रहा था, जिसे डॉज करते हुए वो मैजिक एलिमेंट्री का यूज करके एक फायर फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो गया था और ली आते ही उसकी आंखों में स्पेयर घुसा देता है। स्पेयर की आंखों में जाने की वजह से वो छटपटाने लगता है और ये देखकर ली समझ गया था कि अब ये काफी ज्यादा वीक है, तो वो वापस से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसे पकड़ लेता है और अब वो अपने वाइन्स को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे गिरा सके, और वो उसे गिरा भी देता है। और अब वो अपने अर्थ एलिमेंट का यूज करके अर्थ ब्लेड की हेल्प से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। उस ब्लेड के आर पार होने की वजह से ली को कंफर्म हो गया था कि अब ये सच में मर चुका है। और यहाँ ली से जलने वाले उस बंदे को दिखाया जाता है जो छोटे मोटे मॉन्स्टर से फाइट करके सोच रहा था कि उस ली किंगलू ने मुझे हराने की हिम्मत की, मैं उससे हारने वाला नहीं हूँ, और ये बोलकर वो एक फॉर्मेशन बनाकर फायर अटैक करने लगता है। उसे देखने के बाद शुए भी अपने फ्रोजन एलिमेंट को यूज करके मॉन्स्टर को मारने लगती है। यहाँ ले अपने साथ साथ बाकी बच्चों की भी हेल्प कर रही थी जिन्हें मॉन्स्टर घेर रहे थे। दूसरी तरफ टीचर की टीम्स को दिखाया जाता है जो दूर से उस मॉन्स्टर्स को रोक रहे थे। उनमें से एक टीचर सभी को कहते हैं कि उन्हें इन मॉन्स्टर्स को आगे नहीं आने देना जब तक डीन उस फाइट को जीत ना जाए। एक बार डीन उस मैच को जीत जाए तो फिर ये मॉन्स्टर अपने आप वापस चले जाएंगे। तो उनमें से एक टीचर कहती है कि अगर हमारे डीन के पास ब्लू डियर मैजिक आउटफिट होता तो उन्हें इतना टाइम नहीं लगता जीतने में जितना मुश्किल अभी उन्हें हो रहा है। पर तभी दूसरे टीचर कहते हैं कि एक दिन उनके मैजिकल गॉड लेवल के इक्विपमेंट्स उनके अकेडमी में वापस आ जाएंगे, पर उन्हें देखना होगा कि ये लाने वाला स्टूडेंट आखिर कौन है। तभी उन सभी टीचर की नजर सीनियर पर पड़ती है जो काफी अच्छे से मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, तो वो उसे शाबाशी देते हैं। साथ ही उसे ध्यान रखने को कह रहे थे क्योंकि बहुत सारे 4th और 5th लेवल के मॉन्स्टर उनके आसपास घूम रहे हैं, जिसपे सीनियर उनकी बात मानते हुए वहाँ से और मॉन्स्टर्स को मारने चले जाते हैं। यहाँ टीचर सोच रहे थे कि इसके साथ साथ लेले भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके मैजिक विंग्स तो सबसे पहले अपीयर हो गए थे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लेले को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वही टाइगर बीस्ट अटैक करने वाला था, पर लेले को देखकर उसे लगता है कि ये छोटी बच्ची उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर यहाँ वो कहती है कि अगर मुझे गुस्सा दिलाया ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझसे एक ही चीज कंट्रोल नहीं होती और वो है मेरा गुस्सा। लेकिन मॉन्स्टर जनाब को समझ कहाँ आता है, वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और लेले अपनी स्टिक की हेल्प से थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर उस पर अटैक कर देती है। ये बिजली के झटके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि थोड़ी ही देर में टाइगर का तंदूरी टाइगर बन जाता है। और लेली कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि मुझसे पंगा मत लेना। ली उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपना स्पेयर वापस निकालता है, जिसे देखने के बाद लेले उसके पास आकर कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक गए हो ना, तो एक काम करो कि तुम अभी आराम करो और बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मेरे हवाले छोड़ दो। इधर मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो लेली की बातें सुन के डर गए थे। वहीं ली कहता है कि हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें डीन के पास जाना चाहिए, शायद उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत हो। जो सुन के लेली कहती है कि क्या तुम उड़ के वहाँ तक जा पाओगे, तुम्हारे पास तो पंख ही नहीं है। पर ली कहता है कि किसने कहा कि मेरे पास मेरे मैजिक विंग्स नहीं है, और ये कहते हुए वो ब्रेक थ्रू करके अपने मैजिकल विंग्स को बाहर निकाल लेता है। लिली तो ली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ ली कहता है कि क्या अब हम जा सकते हैं। तो ये कहने के बाद वो दोनों उड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद फ्लेम लॉर्ड को दिखाया जाता है जो ली से इतना ज्यादा जेलस था कि गुस्से के मारे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि ये लड़का कैसे 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है, मैं इससे पीछे नहीं रह सकता। और ऐसा कहते हुए वो अपने फ्लेम को रिलीज कर रहा था, जिससे बच्चे देखकर घबरा जाते हैं और वो इतना ज्यादा गुस्सा होकर अपने फ्लेम को रिलीज कर रहा था कि वो 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसकी इस हरकत से हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो ली से कितनी ज्यादा नफरत करता है। यहाँ ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसे भी अपने मैजिकल विंग्स मिल गए थे, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से। पर तभी उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसके बगल में शुए सेम उसी की तरह ब्रेक थ्रू करके अपने मैजिकल विंग्स को ओपन कर चुकी है। शुए की पावर इंक्रीज होने की वजह से उसकी तो आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। और यहाँ जब नीचे से बच्चे उन्हें उड़ते हुए देखते हैं तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे उनसे कि कितनी अमेजिंग बात है ना, हमारे क्लास के तीनों बच्चों ने आज ही के दिन एक साथ ब्रेक थ्रू करके अपने विंग्स को ओपन कर लिया। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बस हमें हार नहीं माननी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मतलब इन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डीन को दिखाया जाता है जो अभी भी उस ड्रैगन किंग से फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो ड्रैगन किंग हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये देख के डीन कहते हैं कि अब मैं तुम पे खतरनाक अटैक करने जा रहा हूँ, तुम मुझे दोष मत देना। पर बदले में ड्रैगन किंग का कहना था कि तुम्हारा पाला भी ड्रैगन किंग से बड़ा है, ऐसे तो हार मानने वाला मैं भी नहीं हूँ जो आसानी से तुम्हें अपनी चीजें ले जाने दूं। इधर डीन अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक थंडर ड्रैगन क्रिएट कर लेते हैं जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पर उस खतरनाक ड्रैगन को देखने के बावजूद भी ड्रैगन किंग पीछे नहीं हटते, बल्कि अपने फ्लेम को रिलीज करते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जहाँ ड्रैगन किंग के उस थंडर ड्रैगन से टकराने के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के होने के बाद हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। जहाँ डीन के उसके सामने आने पर वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं तुमसे बदला लेने जरूर वापस आऊंगा। उसके
जाने के बाद अब ऑफिशियली डीन इस मैच को जीत गए थे तो बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर फाइट में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की वजह से डीन थक कर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो घायल स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर रहे थे। वहीं डीन की आंखें खुलने के बाद उनकी आंखों के सामने लिली बैठी थी जो उनकी बेटी है। वो होश में आने के बाद अपने फादर से पूछ रही थी कि क्या वो अब ठीक है, जिस पे डीन कहते हैं कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। इसके बाद डीन टीचर से पूछ रहे थे कि आखिर उनके छोटे मॉन्स्टर्स का क्या हाल है, जिस पे टीचर बताते हैं कि सारे स्टूडेंट सेफ हैं, बस कुछ लोगों को छोटी मोटी इंजरी हुई है जो थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसके बाद डीन टीचर से कहते हैं कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए, जहां वो कहते हैं कि हाई रैंक के टीचर और स्टूडेंट्स को गुफा के बाहर पहरे देने के लिए कहो ताकि कोई भी मॉन्स्टर्स अंदर ना पाए, और 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को कहो कि क्रिस्टल को कलेक्ट करे जिससे उनका काम जल्दी हो जाए। तो डीन की बातें मानते हुए सभी लोग काम में लग जाते हैं और रात तक सारा काम खत्म करके वो डीन के सामने हाजिर हो गए थे। इतनी जल्दी काम निपटाने की वजह से वो सभी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद टीचर डीन को बताते हैं कि आज की फाइट में 5 बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें वो पहला नाम बताते हैं सीनियर का वू युआन, दूसरा नाम बताते हैं हमारे ली किंगलू का, तीसरी थी हमारी ले, चौथा हमारे फ्लेम लॉर्ड और 5वां हमारी श्वे, जिन्हें आज की फाइट में अच्छा परफॉर्म करने के बदले इनाम के तौर पे 1000 मैजिक क्रिस्टल दिए जाते हैं और इसके साथ ही उन्हें स्कूल में हाई रैंक के मैजिक इक्विपमेंट्स भी मिलने वाले थे। तो वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हुए टीचर को थैंक यू बोलते हैं, जहाँ टीचर ध्यान देकर ली किंगलू से पूछ रहे थे कि आखिर उसने 3 साल तक अपनी पावर को शो क्यों नहीं किया, क्या वो छुपा रहा था, जिस पे वो टीचर से सच कहते हुए कहता है कि उसे आज ही अपनी पावर मिली है, जिस पे तो हमारे फ्लेम लॉर्ड इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या तुमने हमें बच्चा समझा हुआ है, तुम्हें एक ही दिन में इतनी पावर कैसे मिल सकती है, और अगर मिल भी गई है तो फिर तुमने एक दिन में ब्रेक थ्रू करके अपने विंग्स भी हासिल कर लिए। तो उसकी बातों का जवाब देते हुए लिली कहती है तो अगर क्या हुआ उसने अपनी पावर छुपाई थी, अगर उसके पास इतनी पावर थी भी तो ये उसकी प्रॉब्लम है ना कि वो इसे छुपा के रखना चाहता है या सबकी नजरों में आना चाहता है। इस बात पे तो फ्लेम लॉर्ड की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि आप इसका साथ मत दो, ये एक नंबर का झूठा है और आपको भी उल्लू बना रहा है। तो डीन उन दोनों की फाइट को रोकते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास को बंद करो, मसला यहाँ पावर छुपाने का नहीं है, अब जब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है तो ये अच्छी बात है। इसके बाद उनकी टीचर सभी को शांत कराते हुए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करती है, जहाँ आधे महीने के बाद उनके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और उनका लॉन्ग यांग डायनेस्टी मैजिक एकेडमी के साथ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि पास्ट में ये दोनों एकेडमी टॉप पर हुआ करती थी और तब से लेकर अब तक उनके बीच में हर 3 साल में ये फाइट होती है। इसलिए वो स्टूडेंट को कहती है कि उन्हें किसी भी हालत में ये मैजिक कंपटीशन जीतना होगा ताकि दोबारा से उनकी एकेडमी का नाम बन सके। अगर सभी बच्चों ने कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया तो उन्हें और भी बड़े बड़े इनाम दिए जाएंगे और इसी के साथ एकेडमी में भी उन्हें काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ टीचर बताती है कि प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो एकेडमी में वापस जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वो इसी माउंटेन पर 7 दिन रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए जो भी 7 दिनों के लिए माउंटेन पर रहकर प्रैक्टिस करना चाहता है वो अपने हाथ खड़े कर दे। यहाँ हमारी लेले को लगता है कि ली वापस एकेडमी जाना चाहता है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही वापस जाऊंगी, पर ली तो अपने हाथ खड़े करके टीचर को कह देता है कि वो यहीं रुकने वाला है। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि मेरी रिंग ने अब मेरी पावर को वापस कर दिया है तो मैं इतनी आसानी से वापस कैसे चला जाऊँ, अभी तो यहाँ से और भी बहुत सारी चीजें हासिल करनी बाकी है। उसको देख के पीछे से मोटू भी कहता है कि बॉस मैं भी आपके साथ यहाँ रुकूंगा। अब ली रुकने वाला था तो लेले भी हाथ खड़ा कर देती है कि मैं भी रुकने वाली हूँ। लेले को प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर वो युआन भी रुक जाता है। अब ये देख के तो ली ने सर पे हाथ रख लिया था कि मुझे अकेले प्रैक्टिस करनी थी। तो ली चिढ़ के कहती है कि नहीं, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, क्या पता किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया तो। जिस पे ली कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए तो रुक रहा हूँ ना, हो सकता है उन मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद मेरी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाए और क्या पता मैं और ज्यादा क्रिस्टल कलेक्ट कर लूँ। तो लेले कहती है कि अच्छी बात है ना, मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगी। तो ना चाहते हुए भी अब हमारे ली को मानना पड़ता है। इसके बाद हमें फ्लेम लॉर्ड और श्वे को दिखाया जाता है जो आपस में ली के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक से उसकी पावर कैसे बढ़ गई, क्या तुम्हें पता है। जिस पे श्वे कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी पावर को हमसे छुपा रहा था। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों साथ में पता लगाएंगे क्यों। फ्लेम गॉड की डील को सुनने के बाद श्वे कहती है कि तुम्हें तो हमेशा से लेले पसंद थी ना, तो फिर तुम अभी मेरे पास क्यों आए हो हेल्प लेने, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी। पर फ्लेम गॉड उसे मक्खन मारते हुए कहता है क्योंकि तुम आइस फैमिली से हो और मैं फ्लेम फैमिली से, तो इस एकेडमी में होने की वजह से हम दोनों में से किसी को फर्स्ट आना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन के डीन बन सके, और मैं नहीं चाहता कि इस कंपटीशन में जीतने की वजह से ली को यह हक मिल जाए। वैसे डीन बनने के लिए तो हमारी श्वे भी रेडी थी, इसलिए वो उसके इस डील को मान लेती है, जहाँ दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी जी जान लगा देंगे कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए ताकि ली के हाथ से वो डीन बनने का चांस छीन सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे थे, पर तभी ली अपने सबकॉन्शियस
अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है जहाँ एक फॉर्मेशन बनी थी और उसके सामने उसका रिंग था। जो ली को कहता है कि अगर उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो उसे 5 कलर फ्लावर को हासिल करना होगा, क्योंकि वो मैजिक की 5 लाइनों को प्रैक्टिस कर रहा है ना, इसलिए, जो कि है मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ। और जो 5 कलर फ्लावर है वो उसकी इस मैजिक लाइन को प्रैक्टिस करने में इजी रहेगी, जिससे उसकी कल्टीवेशन बेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद ली कहता है कि आखिर तुम हो कौन जिसकी मैं बात मानूं? एक तो तुमने 3 साल तक मेरी पावर को एब्जॉर्व करके रखा और अब तुम मुझे 5 कलर के फ्लावर को ढूंढने के लिए कह रहे हो, जिस पे वो रिंग बताती है कि मैं तुम्हारा गॉड हूँ। तो ये सुनने के बाद ली हंसते हुए कहता है कि और कोई बकवास नहीं मिली करने के लिए, जिस पे रिंग गॉड का कहना था कि मानना है तो मानो, वरना मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। मेरे पास इतने सारे मैजिक फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से तुम्हारा लेवल काफी जल्दी जल्दी इंक्रीज होने लगेगा। तो ली समझ आता है कि रिंग को भी बदले में उससे कुछ चाहिए, तो वो पूछता है कि कंडीशन क्या है, जहाँ रिंग कह रही थी कि मेरी धर्मा बॉडी को बनाने में मेरी हेल्प करो, और ये कहने के बाद वो उसे बाहर निकाल देती है। तो अब ली को रिंग की हेल्प करने के लिए मैजिक स्पेयर की जरूरत थी। तो सीनियर वू यानो से बताते हैं कि उसे पता है कि वो मैजिक स्पेयर कहाँ है, क्योंकि उन्होंने रास्ते में बहुत सारे लिजर्ड को देखा था जो कि अपने साथ केव में काफी सारे हार्ट स्टोन को लेकर जाती है, इसलिए इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि केव के अंदर उन्हें मैजिक स्पेयर भी मिल जाए। 10 में से 9 चांसेस हैं कि उन्हें वो चीज वही मिलेगी। तो ली काफी खुश होते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, मैं टीचर मो के मिशन को कंप्लीट कर लूंगा। मतलब उसने इन लोगों से झूठ बोला है कि ये टीचर ने उसे मिशन दिया है। थोड़ी देर के बाद उन सभी को दिखाया जाता है जो अपने अपने बीस्ट के साथ केव के बाहर पहुंच गए थे। उस केव में से काफी सारे छोटे छोटे लेजर्ड बाहर आ रहे थे। तो ये देखने के बाद लेले कहती है कि ये लेजर्ड लगता है जमीन में छुपे हुए थे, मैं इनकी मदद कर देती हूँ थोड़ी सी। और फिर वो उन्हें बिजली के झटके देकर सबको मार डालती है। तभी उन्हें गुफा के अंदर से एक बड़े से लेजर्ड की आवाज आती है कि किसने हिम्मत करी मेरी गुफा में आने की। ये लेजर्ड काफी ज्यादा बड़ा और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उनके सामने आ रहा था, और वो रास्ते में आ रहे पत्थरों को उनकी तरफ फेंकता है, जिसे देखने के बाद वो युआन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, इसलिए पत्थरों से बचो, और ये बोलकर वो लिली को साइड कर देता है। इसके बाद वो सभी अपने अपने बीस्ट पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ वो युआन बताता है इस बड़े से मॉन्स्टर के बारे में कि ये 5th लेवल का है। तो आगे बढ़ते हुए लिली नोटिस करती है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास तो विंग्स नहीं है, ये उड़ नहीं सकता। तो वो अपने विंग्स की हेल्प से उस लिजर्ड के पास जाती है ताकि थंडर की हेल्प से उसे मार डाले। लिली को उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देखकर लिजर्ड उसकी तरफ पत्थर फेंकता है, जिसे तो सीनियर ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब लिली जाकर उस मॉन्स्टर पर अपने थंडर से अटैक करती है, जिससे वो तड़पने लगता है। अब चोट लगने की वजह से वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था, तो वो जंप करते हुए लिली के पास पहुंचकर उसे घायल करके नीचे गिरा देता है। चोट लगने की वजह से लिली अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगी थी। तो ली और वू युआन उसे दोनों बचाने जाते हैं, बट वो मॉन्स्टर तो वू युआन पर पत्थर से अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है। लिली को जमीन पे लाने के बाद हमारे ली को गुस्सा आ रहा था उसकी ऐसी हालत देखकर, और इधर वो लेजर्ड उसे उकसाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो ये सुनने के बाद तो ली इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने फायर फ्लेम को रिलीज करने लगता है, और अब जब वो लेजर्ड उस पर जंप करती है तो वो फायर फ्लेम से अटैक करता है, जिसका उस लेजर्ड पे कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो ली के ऊपर जंप करके उसे काफी दूर तक रगड़ती है। उस लेजर्ड के अटैक से बचते हुए ली यहाँ लेले का स्पेशल मूव ट्राई करता है। इस थंडरबोल्ट अटैक को खाने के बाद वो लेजर्ड वहीं जम गया था, और ली भी काफी दूर जाकर गिरता है। जब उसकी नजर उस लेजर्ड पे पड़ती है तो उसे लग रहा था कि ये मर चुका है, पर डरते डरते चेक करने के लिए वो जैसे ही उसके पास जाता है वो लेजर्ड उस पर अटैक कर देता है, और अब तो वो लेजर्ड उसे खाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ ली अपने विंग्स निकाल कर उड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ना मैं ये चांस तुम्हें दूंगा। ये बोलने के बाद अब वो उस पर एक छोटे से नाइफ से अटैक कर रहा था। ली को उड़ते हुए देखकर वो लेजर्ड भी उसके पीछे पीछे जंप कर देता है। तो ये देखने के बाद ली उस पर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन इसका असर उस पे नहीं हो रहा था। तो अब ली चारों तरफ से उस पे उस नाइफ से अटैक करता है, जिसके बाद वो लेजर्ड काफी बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिरने लगा था। तो अब ली उस पर फायर अटैक करता है कि मैं तुम्हें बचने नहीं देने वाला। अब फायर अटैक करने की वजह से लेजर्ड की पूरी बॉडी जलने लगती है। ये देख के तो मोटू बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि बॉस क्या बात है। मोटू की तरफ देखने के चक्कर में ली का ध्यान हट जाता है, और यहाँ वो लेजर्ड कह रहा था कि अगर मैं मरा तो बचने तो तुझे भी नहीं देने वाला, इसलिए वो ली पर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है। जहाँ मोटू तो ली को कह रहा था कि आगे चेक करो, लेकिन उसके देखने से पहले ही उस पूंछ का अटैक उस पे हो जाता है। तो इसके बाद तो ली भी नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उस पूंछ ने उसे घायल कर दिया था। तो अब वो ब्लेड फॉर्मेशन बनाकर उस लेजर्ड को अर्थ ब्लेड के ऊपर गिराकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तब तक यहाँ लेले को होश आ गया था, और वो जैसी अपनी आंखें खोलती है तो वो ली को जमीन पे गिरते हुए देखती है। इसके बाद वो ली के पास पहुंचकर मोटू से कह रही थी कि क्या तुम इन्हें हील कर सकते हो, पर मोटू कहता है कि उसके पास एबिलिटी सिर्फ छोटी मोटी इंजरी को हील करने का है, इतनी बड़े जख्म को वो हील नहीं कर सकता। इधर सीनियर भी होश में आ चुके थे, और वो लिन के घाव को देखते हुए उस पूंछ को बाहर निकाल लेते हैं, और
अब घाव की गहराई देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह गए थे कि असल में वो सभी ये देखकर शॉक हो गए थे कि ली को ज्यादा चोट नहीं आई और वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो सभी को बताता है कि उसने एक डिफेंसिव स्पेल आर्मर पहना हुआ है जो उसके मेंटोर ने दिया था, वरना तो जितना खतरनाक उस लिजर्ड ने किया था उसका मरना तो तय था। इसके बाद मोटू को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि वो सभी को हील कर देगा और फिर अपने पास से एक एनर्जी बॉल निकाल कर फॉर्मेशन बनाकर वो सभी को हील कर देता है। और अब अगर आगे से ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़े इसलिए वो कहता है कि उसे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, जहाँ लेले भी कहती है कि हाँ शायद क्या पता ब्रेक थ्रू करने की वजह से तुम और ज्यादा इंजरी हील कर सको। इसके बाद रात में केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली को फाइनली मैजिक स्पेयर मिल गए थे, इसलिए वो कहता है कि चलो शुक्र है कि उसने टास्क कंप्लीट कर लिया, पर इसका क्रेडिट वो अकेले नहीं लेगा बल्कि सब में बांटेगा। तो ये सुनने के बाद सबसे पहले मोटू कहता है कि हाँ मेरा नाम सबसे पहले लेना, जिसपे तो ली उसे मुक्का दिखाने लगता है और लिली कह रही थी कि कितनी शर्म की बात है ना, हम सबको छोड़ के भागने वाले सबसे पहले इंसान तुम ही थे, इसलिए तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो ये सुनने के बाद मोटू कहता है कि मैं जानबूझ के थोड़ी भागा, मेरे पास अटैक मैजिक नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो ये सुनने के बाद ली कहता है कि ठीक है मेरा वेट करो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा ताकि तुम ब्रेक थ्रू करके 3rd लेवल पर पहुंच सको। ये सुनने के बाद तो मोटू बहुत ज्यादा खुश होकर उससे चिपक जाता है कि बॉस झूठ तो नहीं बोल रहे ना, मजाक तो नहीं करे ना, पक्का सिखाओगे ना। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो सब लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। गिरते पड़ते थकते वो लोग 7 दिन की जर्नी को कंप्लीट करके रेस्ट कर रहे थे, जहाँ मोटू यांग का कहना था कि 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब उन्हें स्कूल में वापस जाना होगा। और ली अपने मन में सोच रहा था कि इतनी लंबी जर्नी तय करने के बावजूद भी उसे 5 कलर फ्लावर अभी तक नहीं मिला। तभी उनके बीस्ट को हवा में हलचल सुनाई देती है और ये सुनने के बाद ली का रेनडियर उसे उसके पीछे चलने को कहता है और वो सभी उसके पीछे दौड़ जाते हैं। जहाँ दौड़ते हुए ली पूछ रहा था कि आखिर वो सभी कहाँ जा रहे हैं, तो उसका ग्रीन फ्लेम डियर बताता है कि वो 5 कलर डियर के पास जा रहे हैं जो डियर क्लैन का गॉड है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो खतरे में है, अब वो बचाकर उनकी नजरों में आना चाहता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उन सभी की नजर 5 कलर रेनडियर पर पड़ती है जो मुसीबत में थी। उसके चारों तरफ डार्क डीमन क्लैन के लोग थे। मोटू उन्हें देखकर अपने मुंह से आवाज निकालने वाला था पर ली उसे चुप करा देता है ताकि उन लोगों को पता ना लगे। इधर ग्रीन फ्लेम डियर बताता है कि ये डियर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन साथ ही पीसफुल होते हैं, ये लड़ाई करना पसंद नहीं करते। यहाँ लेले उन लोगों को पहचानते हुए कहती है कि ये तो डार्क डीमन क्लैन के लोग हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ डार्क डीमन क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पहुँच गया था। उसे देखने के बाद युआन बताता है कि ये लोग हमारे सबसे बड़े वाले दुश्मन है, ये लोग जल्दी यहाँ नहीं आते क्योंकि ये लोग डार्क डायनेस्टी में रहते हैं, जरूर कोई बड़ा मसला है। इधर ली का डियर उससे रिक्वेस्ट करता है कि बॉस प्लीज इन लोगों को इस डियर को ले जाने मत देना। तो ये सुनने के बाद ली उसकी हेल्प को रेडी हो जाता है लेकिन कहता है कि हम अचानक से अटैक नहीं कर सकते, पहले हमें ध्यान से देखना होगा कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। तभी उनमें से एक डीमन बहुत ही तेजी में ली के सामने आ जाता है, जिससे बचते हुए ली उससे अपने वाइन से अटैक करता है, तो वो उन्हें आसानी से डॉज कर चुका था। ये देखने के बाद लिली काफी गुस्से में कहती है कि तुम डीमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉन्ग यांग डायनेस्टी में आ जाओ, तुम्हें सच में हमसे फाइट करनी है। इधर वो युआन भी फाइट के लिए आगे बढ़ जाता है और लिली भी। तो उन दोनों को आते देखकर वो डीमन क्लैन का बंदा कहता है कि ये मुझसे फाइट करने के एबल नहीं है, तो वो अपने चमचों को कहता है कि जाकर इन्हें संभालो। यहाँ उन सभी को आपस में लड़ा कर डीमन क्लैन का वो इंचार्ज कहता है कि कितनी अच्छी बात है ना, मुझे यहाँ 5 कलर डियर भी मिल गया और 5 कलर फ्लावर भी, और साथ ही हमारे दुश्मन ह्यूमंस भी मिल गए हैं। अब मैं इन्हें मारकर मेरे मैसेंजर को खुश कर दूंगा। और ये सोचकर वो खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हमें युआन को दिखाया जाता है जो डीमन के साथ फाइट करते हुए खुश हो रहा था क्योंकि वो उसे हरा जो पा रहा था, पर देखते ही देखते वो डीमन हंसते हुए युआन को अपने डार्क मैजिक से कवर कर लेता है, जिसके बाद युआन का फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये देख के लिली मोटू को कहती है कि अपने लाइट का यूज करके यहाँ पे फॉर्मेशन बनाओ ताकि इन लोगों का डार्क मैजिक काम ना करे। पर तभी ली यहाँ अपने फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस डीमन पर अटैक करता है, जिससे युआन छूट गया था और ये देख कर लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डीमन क्लैन के कैप्टन को पता लग जाता है कि ये लोग किसी एकेडमी के मैजिकल जीनियस हैं। कैप्टन की बातें सुनने के बाद बाकी दोनों डीमंस कहते हैं कि हम भी देखते हैं इनसे फाइट करके कि कितने बड़े जीनियस हैं ये लोग। यहाँ उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मोटू कहता है कि इस बार मैं भी फाइट करूंगा, पिछली बार की तरह भागूंगा नहीं, हर बार सब मुझे छोटा समझते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर उसका पिगी कहता है कि तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है उसके साथ फाइट कैसे करोगे। तो इसलिए मोटू फिर से रुककर कहता है कि बात तो सही है, वैसे भी मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आखिर इन्हें हील तो मैं ही करूंगा ना। तो ली भी पीछे से आगे आते हुए कहता है कि हाँ खुद को बचाओ। इधर आगे बढ़ते हुए रिंग बताती है ली को कि डीमन की वीकनेस होती है और ये फायर है, तो तुम अपने फायर अटैक का यूज करो। जहाँ ली बताता है कि उसके पास सिर्फ फायर बॉल अटैक्स वाला मूव है और ये इनके लिए काफी नहीं होने वाला। तो गॉड ऑफ रिंग उसे बताता है कि तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बल्कि कॉन्सेंट्रेट करो नेचर पर। यहाँ पे काफी सारे फायर एलिमेंट्स हैं, तुम्हें अर्थ और हेवन के फायर को यूज करना चाहिए, वो तुम्हारे यूज के लिए है। तो ली रिंग की बातों को काफी अच्छे से समझकर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो काफी सारे अर्थ और हेवन के फायर को कलेक्ट कर चुका
था, जिसके बाद वो एक फायर बॉल बनाकर एक फॉर्मेशन ओपन कर लेता है जो देखने में पहले वाले से काफी ज्यादा जायंट था। और अब इससे वो फायर बॉल अटैक करता है उन डीमंस पर जो काफी ज्यादा हो रही थी। अपने डीमंस को खत्म होते हुए देखकर डीमन कैप्टन अपने डार्क मैजिक से डार्क एनाकोंडा क्रिएट कर लेता है जो सीधा लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लिन उस पर भी फायर बॉल अटैक कर रहा था पर वो उसके फायर बॉल अटैक को खा लेती है। ये देख के लिन काफी ज्यादा शॉक हो गया था और अब वो डार्क एनाकोंडा उसे भी निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी। जहाँ लिन काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा था तो उसकी पूरी टीम उसे बचाने के लिए जाती है, जहाँ डीमन क्लैन के लोग उस पर भारी पड़ रहे थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली उस एनाकोंडा के अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसे करने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है। दूसरी तरफ हमें उस लीडर को दिखाया जाता है जो दूसरे एनाकोंडा को रिलीज करके लिली पर अटैक करता है। लिली ने भी उस अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन वो समझ जाती है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो वू युआन को मनाते हुए कहती है कि हमें पहले तो यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वू युआन उस डीमन से फाइट करते हुए कहता है कि ये लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, तो वो तो उनसे डर के यहाँ से नहीं भागने वाला बल्कि उन्हें मजा चखा के जाएगा। और ये बोलते हुए वो उस डीमन को पीछे हटा देता है, जिससे गुस्सा होकर उस डीमन ने अर्थ पावर का यूज किया था और इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में वू युआन को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ये सब देखने के बाद मोटू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि सब लोग फाइट कर रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो चुपचाप खड़ा है। तो वो सोचता है अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके इन लोगों को कमजोर कर दिया जाए। तो वो अपने लाइटनिंग मैजिक से लाइटनिंग शाइन निकालता है, जिससे सच में डीमन क्लैंस के लोगों को दिक्कत हो रही थी। और इधर उस एनाकोंडा के साथ फाइट करते हुए ली को पता लग जाता है कि वो ऐसे तो इसे नहीं हरा पाएगा, तो वो अपने इंटरमीडिएट मैजिक का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाकर एक फायर ड्रैगन क्रिएट करता है, जिसके बाद लिली उस फायर ड्रैगन में अपनी लाइटनिंग की पावर को भी डाल देती है। तो डबल पावर होने की वजह से जैसे ही वो डायनासोरस एनाकोंडा से टकराता है, डार्क डीमन क्लैन के लीडर के लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका एनाकोंडा हार जाता है, जिससे वो सभी सुकून की सांस लेते हैं। और यहाँ मोटू पूछ रहा था कि क्या वो लोग हार गए, क्योंकि उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी। पर जैसे ही उसे पता लगता है कि वो जीत गए तो वो भी सुकून की सांस लेता है। इधर उन लोगों के ऐसा करने की वजह से ये लीडर बुरी तरीके से गुस्सा हो गया था कि चलो तुम्हें थोड़ी ताकत तो है मुझसे फाइट करने के लिए, पर फिर भी मैं ज्यादा देर तक तुम्हें अपने सामने टिकने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो अपनी पावर रिलीज करके इस बार चार एनाकोंडास को बाहर निकालता है। पर तभी उस पर कहीं से एक एनर्जी बॉल अटैक होता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शुए को दिखाया जाता है जो फ्लेम लॉर्ड के साथ बैठकर डिस्कस कर रही थी कि आखिर उसे डीमन को बुलाने के लिए वो डीमन पेट्रोल कार्ड कहाँ से मिला, कहीं उसकी फैमिली का लेना देना डीमन क्लैन से तो नहीं है। जिसपे फ्लेम लॉर्ड उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, असल में तो ये टोकन उसके पूर्वजों को डीमन क्लैन के लोगों को मारकर मिला था। अगर उसे ली को सबक नहीं सिखाना होता तो वो इस कार्ड का यूज नहीं करता। इससे पता लगता है कि फ्लेम लॉर्ड ने इस टोकन का यूज करके डीमन क्लैन के लोगों को यहाँ बुलाया था। तो अब वो शुए से कहता है कि चल के टीचर को बुला लेते हैं, अब तक तो डीमन ने अपना काम कर दिया होगा और उस ली को मार डाला होगा। तो ये सुनने के बाद शुए कहती है कि क्या वो डीमन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्होंने उतने सारे लोगों को मार दिया हो। जिसपे फ्लेम लॉर्ड कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि कमजोर लोगों को बुलाऊंगा उस टीम से लड़ने के लिए? वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारे टीचर्स भी अगर हमारे साथ मिलकर फाइट करे ना तो भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। तो अब तक तो उनका खेल खत्म हो चुका होगा। दूसरी तरफ हमें उनकी टीम को दिखाया जाता है जो सभी फ्रीज हो रखे थे और यहाँ डीमन क्लैन का बंदा घायल होकर कहता है कि तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। तो ली को भी समझ नहीं आता, तो वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ से वो 5 कलर रेनडियर आगे आ रहा था। तो ली का डियर उसे इशारा करके बताता है कि यह अटैक उसने किया है। और यहाँ उस कलर रेनडियर की बातों से डीमन क्लैन के उस कैप्टन को भी पता लग जाता है कि यह अटैक उसने किया था। तो वो कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। और ये बोलते हुए वो अपने एनाकोंडास को उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे तो वो 5 कलर रेनडियर एक शील्ड बना के आसानी से रोक चुका था। और फिर वो काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि ये मेरी जगह है जहाँ आकर तुम तहलका मचा रहे हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा आकर यहाँ उधम मचाए, इसलिए वो एक जोरदार हिट देकर उसे दूर धकेल देता है। इस अटैक के बाद उस डीमन क्लैन के बंदे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो अपने टीम समेत वहाँ से भाग चुका था, पर जाते जाते धमकी देना नहीं भूलता कि वापस हम जरूर मिलेंगे। उनके जाने के बाद ली सोच रहा था कि 5th लेवल के इन डीमन क्लैन के लोगों से फाइट करने में तो उनकी हालत खराब हो गई। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी मैजिक पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी तरफ युआन को दिखाया जाता है जो उन डीमन से फाइट करते हुए घायल हो चुका था। तो ले मोटू को कहती है कि जल्दी से आकर इसे हील कर दो। मोटू जैसे ही अपनी हीलिंग पावर का यूज करके युआन को हील करा था तो उसे पता लगता है कि युआन बुरी तरीके से इंजर्ड है, जिसे हील करना मोटू के बस की बात नहीं है। तो ये सुनने के बाद ले परेशान होते हुए कहती है कि अब हमें फिर फटाफट वापस जाना होगा ताकि टीचर इसे हील कर सके। तो ये सुनने के बाद ली परेशान होने लगता है क्योंकि उसे अभी वापस नहीं जाना था। तो वो कहता है कि मुझे भी एक बार ट्राई करने दो, भूलो मत कि मैं ऐसा मैजिक प्रैक्टिशनर हूँ जिसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैं अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके इसे हील कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद लिली खुश होते हुए कहती है तो फिर जल्दी से हील कर दो। तो इसके बाद ली अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस रिंग के पास पहुँच जाता है, जहाँ जाने के बाद वो रिंग से कह रहा था कि जल्दी से मुझे वो वाटर हीलिंग मैजिक दो। जिसपे रिंग का कहना था कि अगर तुम्हें पावर चाहिए तो मुझे भी तो पावर देना होगा ना। जिसपे ली कहता है कि मैंने तुम्हें वो मैजिक रेज
क्रिस्टल और मॉन्स्टर लिजर्ड का वो ब्लड दिया ना, तुम्हें डीमन स्कोर भी दिए, और क्या चाहिए। तो ये सुनने के बाद रिंग कहता है कि तुमने वो जो इंटरमीडिएट मैजिक यूज किया उसमें कितनी पावर लगती है पता है, तो इसलिए हम दोनों का हिसाब बराबर, अब अगर पावर चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। तो इस बात पे ली गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर ज्यादा बकवास की ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो रिंग उसे भड़कता हुआ देखकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ना पावर दे देता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें ना उस 5 रंगों वाले डियर की ना खून की बूंदे देनी है मुझे। तो ये सुन के तो ली और ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो मैं इतनी जल्दी मर जाऊँ, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि एक ही बार में मार देगा मुझे। तो जिसपे वो रिंग कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अभी के अभी जाके लाके दो, थोड़ी पावर हासिल कर लो, थोड़े और लेवल को इंक्रीज कर लो, फिर तुम्हें चांस मिल जाएगा हासिल करने के लिए। तो ली इस बात पे रेडी हो जाता है कि ठीक है, डील कर लेते हैं। तो इसके बाद वो कॉन्शियस माइंड से बाहर आकर अपने वाटर पावर का यूज करके युआन को हील करने लगता है, जहाँ ली की वाटर ड्रॉपिंग हीलिंग पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि आसपास के प्लांट्स भी हील होने लगते हैं। दूसरी तरफ युआन को भी होश आ जाता है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ मोटू कहता है कि बॉस, आप तो सच में बॉस बनने के लायक हो, आपके पास तो हीलिंग पावर भी है, ये तो बहुत ज्यादा मजे की बात है। पर दूसरी तरफ ली सोच रहा था कि इस अमेजिंगनेस के चक्कर में उसे कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो ये सोच ही रहा था कि तब तक वहाँ टीचर पहुँच जाते हैं। टीचर को वहाँ देख के लिली उनसे पूछ रही थी कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस टाइम पे। जिस पे टीचर बताते हैं कि शुए और फ्लेम लॉर्ड ने उसे बताया कि यहाँ डार्क डीमन क्लैन के लोगों ने अटैक किया है, क्योंकि उन्हें दूर से डार्क मैजिक दिख गया था। तो इस वजह से वो बाकी के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए यहाँ जल्दी आ गए। इधर स्टूडेंट तो खुश हो रहे थे कि टीचर उन्हें बचाने के लिए आ गए, पर वो उन्हें बताते हैं कि वो सही है, और उन्हें सही सलामत देखकर फ्लेम लॉर्ड का खून जल रहा था कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे बच गए। क्या वो डीमन क्लैन के लोग इतने ज्यादा यूजलेस हैं कि इनको खरोच भी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ उसे गुस्से में तमतमाता हुआ देखकर श्वेत समझ जाती है कि सच में इसने डीमन क्लैन के लोगों को यहाँ बुलाया होगा, वरना उसे उस पे डाउट हो रहा था। इस टीचर ताओ डीमन के वहाँ अचानक आने से काफी हैरान थे, क्योंकि काफी सालों से उनमें से कोई भी उनकी डायनेस्टी में नहीं आया। तो यूँ अचानक से डीमंस के झुंड का उन पर अटैक करना, जिसके बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद उनकी लॉन्ग डायनेस्टी में ही कोई ऐसा है जो उन डीमंस को यहाँ बुला रहा है। तो टीचर की बातों से परेशान होते हुए शेन को लगता है कि शायद वो फंस जाएगा। तो वो टीचर को समझाते हुए कहते हैं कि टीचर, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर्स के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिले, या फिर वो गोस्ट को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए होंगे। तो उसकी बातें सुनने के बाद टीचर ताओ को थोड़ा बहुत सेंस लगता है, और वो सोचते हैं कि क्यों ना इस मैटर का पता लगाया जाए, क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। इसके बाद वो उन चारों को जल्दी से अकेडमी पहुँचने को कहते हैं, और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद मोटू कह रहा था कि ये लोग सच में चले गए, अब हमें उस 5 कलर रेनडियर को ढूंढना चाहिए। अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी वहाँ ली का रेनडियर आ जाता है, जिससे ली पूछ रहा था कि तुम जानते हो कि वो 5 कलर रेनडियर कहाँ गया है। जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ है, उन्होंने ही मुझे तुम्हें यहाँ लेने के लिए भेजा है। तो ये देखने के बाद ली और उसकी टीम उसके साथ जाने लगते हैं, जिस पे वो कहता है कि बाकी सबको आने के लिए मना करो, रेनडियर ने अकेले तुम्हें बुलाया। जिसके लिए सब मान जाते हैं, और ली उसके पीछे पीछे चलते हुए उससे पूछ रहा था कि आखिर उसने सिर्फ मुझे क्यों बुलाया और ये जगह इतनी मिस्टीरियस क्यों है। जिस पे रेनडियर कहता है कि वो 5 कलर रेनडियर डियर क्लैन का गॉड है। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को गॉड के दर्शन नहीं होते ना। तो ये सुन के ली कहता है कि बात तो सही है, वैसे उसे यहाँ काफी अमेजिंग ऑरा फील हो रहा है। तभी जैसे ही वो गुफा में एंटर करने वाला था, उस पर अटैक हो जाता है, और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि उसी 5 कलर रेनडियर ने किया था। तो ली के पूछने पर कि उस डियर ने ऐसा क्यों किया, तो वो 5 कलर डियर कहता है कि मैंने तुम्हारे थॉट्स को फील किया, वो काफी ज्यादा इविल है, अगर दोबारा ऐसे गलत ख्याल लाए ना तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वैसे यहाँ ली उसके ब्लड लेने के बारे में सोच रहा था, तो वो समझ आता है कि वो किस बारे में बता रहा है। इसके बाद ली उससे पूछ रहा था कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि ऐसी तो कोई वजह नहीं होगी कि तुम मुझे देखना चाहो। तभी उसकी नजर पड़ती है वहाँ 5 कलर फ्लावर पर, साथ ही वहाँ और भी 5 कलर के क्रिस्टल्स रखे हुए थे, जिसे देखकर तो ली सोच रहा था कि ये तो वही चीजें जो वो इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी और यहाँ होंगी उसे नहीं पता था। तभी वो गॉड डियर कहता है कि मैं तुम्हारे थॉट्स को फील कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे ये ट्रेजर्स काफी अच्छे लगे है ना, तुम्हारे पास भी 5 एलिमेंट्स है ना, मुझे दिखाओ वो कैसे हैं। तो ये सुनने के बाद ली वहाँ बैठकर उसे अपने 5 के 5 एलिमेंट्स दिखाता है, जिसमें फर्स्ट पे आता है गोल्ड एलिमेंट, उसके बाद वाइन्स एलिमेंट, और फिर वाटर, फायर और अर्थ। 5 एलिमेंट्स को देखने के बाद वो गॉड डियर कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी अमेजिंग पावर्स हैं। इसके बाद वो कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें वो 5 कलर फ्लावर चाहिए, और वो 5 कलर गॉड स्टोन भी, मैं ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनने के बाद ली कहता है कि ठीक है, पर इसके बदले मुझे क्या करना होगा, क्योंकि तुम इतने दरिया दिल तो नहीं कि मुझे फ्री में दे दो। ये सुनने के बाद वो गॉड डियर कहता है कि सही कहा तुमने, मैं चाहता हूँ कि तुम ह्यूमन रेस के सबसे अमेजिंग मैजिशियंस बनो और हमारे क्लैन को गार्ड करो, हमारे डियर क्लैन का गार्डियन मेज बन के। ली तो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा
था कि ये लोग उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो ह्यूमन रेस का सुप्रीम मैजिशियन बने? इस पे ली का डियर कहता है कि मैं काफी सालों से इसे देख रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करके काफी स्लोली यहाँ तक की स्ट्रेंथ तक पहुंचा है और सुप्रीम मैजिशियन बनने में तो काफी सारी मेहनत लगेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ली इस काबिल है। तो ये सुनने के बाद वो गॉड रेनडियर कहता है कि हर किसी में 5 एलिमेंट्स के ये पावर्स नहीं होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड एलिमेंट्स हैं जो तुम्हें मिले हैं। पर अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और उस लेवल को अचीव करोगे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुन के ली कहता है कि नहीं, मुझे खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम ऐसे जल्दी में मुझे नहीं कह सकते क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत सारे वक्त की जरूरत है, हो सकता है मुझे 100 साल लग जाए। तो ये सुन के वो रेनडियर कहता है कि ठीक है, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके बारे में ली को नहीं पता था। तो वो पूछता है कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट? तो गॉड डियर कहता है कि इक्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट। ली कहता है कि क्या तुम मुझे खुद के साथ बांध के रखना चाहते हो, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तो ये सुनने के बाद वो गॉड डियर उसे क्लियर करते हुए कहता है कि जिस भी क्रिएचर के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, मेरी तरह उसके पास काफी ज्यादा पावर्स होती हैं, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, लेकिन मैं तुम्हें काफी इजीली हरा दूंगा। तो फ्यूचर में ऐसी नौबत ना आए कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो, इसलिए हम इक्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसमें जैसे ही तुम्हारी पावर्स मेरे इक्वल पहुंच जाएगी, हम एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे। जैसे तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, और वैसे ही मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम हाजिर हो जाना। तो अब बताओ क्या सोचते हो? जिस पे ली मान चुका था। इसके बाद वो गॉड डियर एक फॉर्मेशन बनाकर उसकी सोल को अपनी सोल से कनेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये प्रोसेस खत्म होते ही गॉड डियर वहाँ से गायब हो गया था और उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी ली के आसपास होती है, जो ली को बताती है कि अगर फ्यूचर में कभी ली को उसकी जरूरत पड़ी तो उसकी रियल बॉडी हाजिर हो जाएगी, तब तक ये स्पिरिचुअल बॉडी उसकी साथ रहेगी। और फिर वो जाते जाते ये बता के जाता है कि जैसे ही तुम्हारी पावर मुझ तक पहुंच जाए तो मेरी रियल बॉडी को बुला लेना, हम मिल लेंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद ली को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सपना है या सच। इधर ली का डियर उसे बताता है कि मास्टर, वो गॉड डियर जिसका नाम शेनलू है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है तब तक जब तक कि आप ग्रैंड मैजिशियन ना बन जाओ। एक बार आप ग्रैंड मैजिशियन बन गए तो आपको उसकी रियल बॉडी देखने को मिलेगी। तो ये सुन के ली कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? जिस पे वो डियर बताता है कि हाँ, एसेंट्रल लैंड उसके डियर ट्राइब का। अब ली डिसाइड करता है कि यहाँ से जाते जाते वो अपना ट्रेजर तो ले ले, तो वो रिंग को निकाल कर उसमें उस 5 कलर फ्लावर को एब्जॉर्व करवा देता है और अब वो अपने डियर के साथ वहाँ से निकल गया था। नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को अकेडमी के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद लिली काफी ज्यादा खुश थी और वो किंगलू से कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा, तो वो उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। लेले के जाने के बाद युआन को मार्शल अकेडमी जाना था, तो वो सभी उसे भी अच्छे से रेस्ट करने का बोलकर भेज देते हैं। मोटू को भी मैजिकल कोर्ट जाना था, तो वो भी वहाँ से निकल जाता है। अब ली सोच रहा था कि अब फाइनली उसकी बारी है, अब उसे भी घर चले ही जाना चाहिए, तो उसका डियर भी रेडी हो गया था जाने के लिए। ली सबसे पहले अपने मास्टर के पास जाता है, जिनका नाम मो लाओ है और वो एक मैजिक वेपन रिफाइनर है। ली तो काफी एक्साइटेड होकर उनके पास पहुंचता है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके टीचर अभी भी मैजिक वेपन रिफाइन कर रहे हैं तो उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। और यहाँ उसके आने के बाद मोला उसे बताता है कि सारे अलग अलग मैजिक वेपन्स में अलग अलग रून फ्लो पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से गोल्डन पैटर्न का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा नुकीला और धारदार होगा। फायर पैटर्न का मतलब है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक और स्मूथ होगा, और वहीं विंड पैटर्न का मतलब है कि वो काफी ज्यादा तेज होगा। इसके बाद हमारा ली मोलाओ की बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और उन्हीं पैटर्न के जरिए वो अलग अलग डीमन कोर और मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उस मैजिक वेपन का आउटलाइन तैयार करेगा, जिससे वो मैजिक वेपन और भी ज्यादा मैजिक पावर इंक्रीज करेगा। ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी मैजिक वेपन को बनाने का। इसके बाद ली मोलाओ को बताता है कि वो ब्रेक थ्रू करके 4th लेवल पर पहुंच गया है, जहां उसकी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ गया है, इसलिए वो अब मैजिक वेपन बना सकता है, तो मोलाओ उसे प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। तो ये सुनने के बाद मोलाओ उसकी तरफ उस वेपन को फेंक देते हैं जिसे वो रिफाइन कर रहे थे, जिसे ली ने काफी इजीली कैच कर लिया था। ये देखने के बाद मोलाओ कहते हैं कि लगता है ट्रिप से आने के बाद तुम्हें अपनी पावर पे थोड़ा सा घमंड हो रहा है, चलो फिर ठीक है, मुझे पैटर्न्स बना के दिखाओ। तो ये सुनने के बाद ली कहता है कि इस बार मैं आपको कंप्लीट मैजिक वेपन बना के दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। मोलाओ उसे आगे बताते हैं कि अगर तुम्हें एक आर्टिफैक्ट मास्टर बनना है तो उसके लिए पहले तुम्हें रून्स बनाना सीखना होगा। तो अब ली को मास्टर का ऑर्डर मिल गया था, तो वो कहता है कि अब मैं आपको एक परफेक्ट पैटर्न बना के दिखाऊंगा। इसके बाद वो उस मैजिक वेपन पर पैटर्न टूल के हेल्प से पैटर्न बनाना स्टार्ट करता है, जहाँ उसकी स्पीड और फ्लो को देखकर टीचर समझ जाते हैं कि ली के हैंड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अब इस टूल पर उसकी पकड़ बैठ गई है। लगता है ये लड़का ट्रिप में जाने से पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। अगर तो इसने अपने मैजिक पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया तो मैं इसे अपना स्टूडेंट बना दूंगा। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जिसने अपने उस रून फ्लो पैटर्न को तैयार कर लिया था और फिर वो उसे टेस्ट करने के लिए मोलाओ को दे देता है। मोलाओ वेपन के पैटर्न को देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा फिनिशिंग के साथ किया हुआ है, इसके एक एक डॉट
थॉट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और यही चीज इस वेपन को बेस्ट बनाएगी। तो मोलाओ के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद ली कहता है कि इसका मतलब मैं जीनियस बन गया हूँ। तो मोलाओ कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है जीनियस बनने की, तुमने कहा था ना कि तुम इस वेपन को कंप्लीट करोगे, तो चलो कंप्लीट करो। अब मोलाओ की बातों से वो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। इसके बाद मोलाओ ने उसे वेपन दे दिया था आगे रिफाइन करने के लिए। वेपन लेते हुए ली कहता है कि अब मैं आपको और भी ज्यादा इम्प्रेस करने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने मैजिक वेपन के लिए एक डीमन कोर लेने जाता है, जहाँ वो उस मैजिक वेपन में उस डीमन कोर को फिट करते हुए कहता है कि ये डीमन कोर इस वेपन का भी कोर होने वाला है, जिसके बाद इस वेपन को उसकी सोल मिलेगी और ये जो पैटर्न उसने बनाए हैं ये उस वेपन का मेरिडियंस बनेगा। और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके मेरिडियंस को उसके सोल से कनेक्ट किया जाए और इस प्रोसेस को करने के लिए उसे अपने मेंटल पावर की जरूरत पड़ेगी और इस प्रोसेस को करने के लिए मास्टर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक मैजिक रिफाइनर बन सकता है। ये कहते हुए ली सोचता है कि अगर आज वो फेल हो गया ना तो उसका बेस्ट मैजिशियन बनने का सपना रह जाएगा, इसलिए आज उसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना ही होगा। ये कहते हुए वो अपनी मेंटल पावर को यूज करने लगता है, जिसे देखने के बाद मोलाओ कह रहा था कि अब सही वक्त आ गया है ये देखने का कि 3 सालों से जो तुमने चुप्पी साधी हुई थी, क्या तुम अपने बैरियर को तोड़ पाते हो या नहीं। और ये कहते हुए वो ली को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हैं। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जो अपनी मेंटल पावर की हेल्प से उस डीमन कोर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उस डीमन कोर की स्पिरिचुअल बॉडी ली पर जैसे ही अटैक करने आती है, वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करके उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो डीमन कोर उस पैटर्न के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। अब वो पैटर्न ग्लो कर रहा था और अब एक लास्ट स्टेप बचता है, जिसके लिए ली को क्रिस्टल की जरूरत थी और वो अपने पास से वो क्रिस्टल निकाल कर उसे स्मैश करके उस वेपन के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद उस वेपन में शाइन आ गया था और अब ये मैजिक वेपन पूरी तरह से तैयार है, जिसे देखने के बाद मोलाओ भी कहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो गए। और अब ली खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं पास हो गया और अब मैं एक मैजिशियन बन गया। तो ये सुनने के बाद मोलाओ उसके हाथ से वेपन लेते हुए कहते हैं कि इतनी छोटी सी रिफाइनिंग प्रोसेस और ये तो बस एक 3rd लेवल का मैजिक वेपन है। तो ये सुन के ली कहता है कि उसे प्रोसेस तो आ गया ना, अब बस वो एक स्टेप दूर है मास्टर बनने से और इस एक स्टेप को वो काफी इजीली कंप्लीट कर लेगा। उसकी बातें सुनने के बाद मोलाओ चौंकते हुए कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस एक स्टेप को क्रॉस करना इतना ज्यादा आसान है। ये एक स्टेप अर्थ और हेवन की दूरी जितना है और तुम चाह के भी इसे एक रात में क्रॉस नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तो अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है इस लेवल को क्रॉस करने में। ये सब सुनने के बाद ली कहता है कि अगर मैं 4th ऑर्डर के मैजिक वेपन को रिफाइन करूँ तो क्या आप मुझे कोई इनाम दोगे। ये सुन के मोलाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ, मैं उसके बाद फ्री कर दूंगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है, मुझ जैसे बूढ़े खूसट के साथ जो हमेशा तुमसे सिर्फ पैटर्न्स बनवाते रहता है। तो ये सुन के लिए चौंकते हुए कहता है कि ये इनाम के तौर पे कुछ ज्यादा नहीं है, वैसे अगर मैं अब की बार बाहर गया ना तो तुम्हारे लिए काफी सारे क्रिस्टल लेकर आऊंगा, जैसे मैं इस बार लेकर आया हूँ, देखो। तो ये सुन के मोलाओ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है ना, अगर तुमने 4th लेवल का या उससे भी नीचे का मैजिक वेपन बनाया तो उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे ना, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के लिए काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि सच में। अब मोलाओ बताते हैं कि मैं इतने सालों से मैजिक वेपन बना रहा हूँ और इतने सालों में मैंने कितने सारे मैजिक वेपन्स बनाए हैं मुझे भी नहीं पता, कितने हाई लेवल के, कितने लो लेवल के, कितने हाईएस्ट लेवल के, फिर भी मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना तुम ये लो लेवल का वेपन बना के खुश हो रहे हो। दूसरी तरफ मोलाओ की बातों से ली एक्साइटेड हो गया था कि अच्छी डील है, मैं अभी तुम्हारे लिए 4th ऑर्डर का मैजिक वेपन बनाता हूँ। ये बोलकर वो वेपन बनाने के लिए अपने लिए एक लकड़ी चूज करता है और ये करते हुए वो कह रहा था कि अलग अलग वेपन्स में अलग अलग डिजाइन होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग शेप लेता है और इन्हीं सब की वजह से वो अलग अलग रैंक का बनता है। इसके बाद ली उस लकड़ी पर पैटर्न्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। उसकी एबिलिटी को देखने के बाद मोलाओ कह रहा था कि ये बच्चा, इसकी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा है। अब ये वो कमजोर बच्चा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। इसके बिहेवियर में आया हुआ बदलाव बताता है कि इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, लगता है वो सॉल्व हो चुकी है। दूसरी तरफ ली अपने वेपन प्रोसेस को आगे और अच्छे से कंटिन्यू कर रहा था। ली इस प्रोसेस को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा था एक दूसरी लकड़ी के ऊपर। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ली का पावरफुल वेपन तैयार हो गया था, जिसकी पावर वो टीचर को दिखाते हुए कहता है कि क्या अब ये बेस्ट है। मोलाओ उसके वेपन को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, अब इससे अटैक करके दिखाओ। तो ली अपने मैजिक वेपन की हेल्प से एक काफी पावरफुल अटैक करता है दीवार पर। ये पावरफुल अटैक देखने के बाद मोलाओ कहते हैं कि हाँ, वेपन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर 50% और ज्यादा इंक्रीज हो सकती अगर तुम इस पर अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करते तो, क्योंकि ली ने जो डीमन कोर और क्रिस्टल यूज किया था वो काफी ज्यादा लो क्वालिटी का था। अगर वो हाई
हाई क्वालिटी के होते तो ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो अब मोलाओ के मुंह से इतनी सारी बातें सुनने के बाद ली कहता है कि कभी तो तारीफ कर दिया करो, अब तो बता दो कि आपको लगता है कि मैं बेस्ट मैजिशियन हूँ या नहीं। ली की बातों पे मोलाओ कहते हैं कि क्या मैं जानबूझ के तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट करता हूँ? नहीं ना। वैसे अब मैं आराम करने के लिए जा सकता हूँ क्योंकि आज से ये दुकान तुम चलाओगे, तो अब यहाँ जो भी करना है तुम आराम से कर सकते हो। मास्टर की बातें सुनने के बाद ली कहता है कि क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप सब कुछ मेरे ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? जिसपे मोलाओ कहते हैं क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो और काफी कुछ सीख चुके हो तो मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अब यहाँ इतने कीमती सामान है तो क्या तुम भी छोड़ना चाहते हो? और अगर मैं ये वेपन रिफाइनिंग तुम्हारे ऊपर न छोड़ू तो क्या कॉलेज गैंग के ऊपर छोड़ू ताकि प्रिंसिपल आकर इसे संभाले? तो ली कहता है कि ठीक है ना, मैं संभाल रहा हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये सुन के मोलाओ खुश होते हुए कहते हैं कि क्या बात है, अब मैं अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकता हूँ इतना बूढ़ा होने के बाद। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में केव में शेन यानी फ्लेम लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपने काफी सारे फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद उसके पास एक लड़का आता है जो उसे कांग्रेचुलेशन विश कर रहा था 4th लेवल पर इंक्रीज करने की वजह से, और वो आगे बताता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली में ये बात फैल गई है और वो सभी काफी ज्यादा खुश हैं। जिसपे हमारा शेन कहता है कि ये छोटे मोटे ब्रेक थ्रू उसके कुछ ही काम के नहीं है जब तक कि वो एक ग्रेट मास्टर नहीं बन जाता, और वैसे भी उसे यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लगे हैं जहाँ उसने काफी ज्यादा मेहनत की है। इसके बाद वो सामने वाले लड़के को भी कहता है कि तुम्हें थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए और मुझे फॉलो करके ब्रेक थ्रू करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मास्टर मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन इतने दिनों से मैं सिर्फ 3rd लेवल पे अटका हुआ हूँ जहाँ मुझे काफी ज्यादा मेहनत कर रही है 4th लेवल पर आने के लिए। तो इस बात पे शेन उसे कहता है कि तुम जितना ज्यादा गुस्सा दिखाओगे ना सक्सेस पाने के लिए, मतलब जितनी ज्यादा जल्दबाजी दिखाओगे तुम्हें उतना टाइम लगेगा ब्रेक थ्रू को अचीव करने में। और फिर वो उसे कहता है कि तुम सोल फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हो। ये उसे एक मेथड बता रहा है जिसे ट्राई करके वो आराम से ब्रेक थ्रू कर सकता है। जिस बात पे वो लड़का उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा और इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। यहाँ शेन उसे अपने साथ चलने को कह रहा था कि कुछ इक्विपमेंट लेने जाना है, उसे जरूरत है क्योंकि उसके पास परफेक्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि वो उस कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर सके। वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता इस कंपटीशन को लेके, आफ्टर ऑल उसे लीडर जो बनना है। जहाँ उसका चमचा भी उसको थोड़ा मोटिवेट करके उसके पीछे पीछे निकल गया था। इसके बाद हमें श्वे को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रही थी और फिर अपने मैजिक बीस्ट को कहती है कि मेरे साथ फाइट करो। जहाँ उसका बीस्ट उससे कह रहा था कि मास्टर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं उतनी ज्यादा नहीं हूँ, पर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके साथ फाइट करने लगती है कि तुम्हारा ओपोनेंट चाहे कैसा भी हो तुम्हें फाइट करनी आनी चाहिए। जहाँ काफी देर के बाद जब उसका मैजिक बीस्ट थक जाता है तो वो कहता है कि मास्टर अब मुझसे नहीं होगा, मैं सच में नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सुन के श्वे उसे एक क्रिस्टल देते हुए कहती है कि अब तुम्हें कल्टीवेशन करना चाहिए ताकि तुम ब्रेक थ्रू करके मेरे लेवल तक पहुंच सको और फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ फाइट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ। और फिर वो उसे ऑर्डर देते हुए कहती है कि बैठकर यहाँ कल्टीवेशन करो, तब तक मैं अपने इक्विपमेंट्स चेंज करवा के आई। इसके बाद हमें मोलाओ को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल को जाके सारा किस्सा बताते हैं। तो डीन इस बात को सुनकर कह रहे थे कि मोलाओ आप सीरियस है ना, पक्का ली मैजिक वेपन मास्टर बनने के लायक है? तो ये सुन के मोलाओ चिढ़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? तो ये सुन के डीन कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में उस लड़के ने 3 साल तक अपनी पावर छुपा के रखी और अब सडनली सबके सामने आ गया, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। इस हरकत की वजह से वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है। तो मोलाओ बताते हैं कि मैंने उस लड़के का दिमाग पढ़ा है, इतने सालों से वो मेरे साथ है, मुझे तो नहीं लगा, और वैसे भी ये उसका छोटा सा सीक्रेट है कि वो इतने सालों से सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था और जब उसे मौका मिला तो उसने अपनी पावर को शो कर दिया। तो ये सुन के डीन कहते हैं कि वो अभी भी मोलाओ की बातों से एग्री नहीं करते हैं क्योंकि उस लड़के के पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो मैजिक प्रैक्टिशनर बनना चाहता है। अगर वो एक मैजिक वेपन मास्टर बन गया तो फिर मैजिक प्रैक्टिशनर कैसे बनेगा? तो मोलाओ हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैजिक वेपन रिफाइन करते हुए भी ब्रेक थ्रू कर सकता है क्योंकि मैजिक वेपन बनाने में जितनी मेंटल पावर यूज होती है उतने में वो किसी भी मैजिक को इजिली सीख सकता है और मैजिक वेपन मास्टर बनने में उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, वो फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। ये सुनकर डीन गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आप उसके मास्टर हैं, आपको उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको मैजिक सीखना है तो उसको मैजिक सीखने दो। तो ये सुन के मोलाओ खड़े होते हुए कहते हैं कि उसने कहा है तो वो करेगा, वो एक मैजिक वेपन मास्टर बनकर ही उस मैजिक वेपन्स को रिफाइन करेगा। इसके बाद मोलाओ अपना ऑर्डर सुनाते हुए वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब ये ओल्ड मैन रेस्ट करने जाने वाला है और तुम बस थोड़ा सा रुक कर इंतजार करो और फिर देखो कि वो क्या करता है। ये सुन के डीन कहते हैं कि पता नहीं मोलाओ के दिमाग में क्या है, वो लोग सक्सेसफुली बस टेस्ट को क्लियर कर लें फिर तो ये कॉलेज नंबर 1 पे चला जाएगा, डीन को तो बस नंबर 1 पे आने से मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनके बारे में शेन बता रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस कॉलेज में ऐसी अचीवमेंट के बारे में बताया गया है जो मिलने वाली है उस कंपटीशन को जीतने के बाद। पहले कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी स्टूडेंट्स को, इसलिए सारे स्टूडेंट बिजी हैं अपनी पावर को इंक्रीज करने में, जिसका सबसे आसान और इम्पोर्टेंट तरीका है अपने मैजिक वेपन को चूज करना। तो ये सुन के उसका चमचा कहता है कि तभी इतने ज्यादा स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, फिर तो वो मैजिक वेपन मास्टर काफी ज्यादा बिजी होंगे। तभी उन दोनों को उड़ती उड़ती स्टूडेंट से खबर मिलती है कि ली को
मैजिक वेपन मास्टर बना दिया गया उसके छोटे से पवेलियन मैजिक इंस्ट्रूमेंट का। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ली, वो जो पहले जिसके पास पावर नहीं थी, वो इतना केपेबल हो गया कि वो एक मैजिक वेपन मास्टर बन गया। मतलब वो अपने लिए पावरफुल मैजिक वेपन बना सकता है और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके नंबर बना सकता है। अब तो उसके लिए अनाउंसमेंट सेरेमनी हो रही है जिसमें अनाउंस किया जाएगा कि वो अब टीचर की ग्रुप में शामिल हो गया है। ये सुनने के बाद तो हमारे शेन यानी फ्लेम लॉर्ड का खून खौल रहा था। दूसरी तरफ हमें टीचर को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट सेरेमनी में अनाउंस करते हैं ली किंगलू के बारे में, जहाँ मोटू और लेले भी मौजूद थी। ये दोनों तो ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा तो ये दोनों इस चीज के लिए एक्साइटेड थे कि अब इन्हें फ्री में काफी ज्यादा अच्छे वेपन मिल जाएंगे, क्योंकि अब बनाने वाला उनका दोस्त जो है और उसे बोलकर वो अपने लिए स्पेशल वेपन्स बनवाएंगे। ली के लिए सेरेमनी हो रही थी जहाँ टीचर अनाउंस करते हैं कि आज से ली मैजिक वेपन रिफाइनर बन चुका है। वो यहाँ ली की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए स्टूडेंट को बताते हैं कि 3 सालों से ये मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और 3 सालों में खुद को इतना ज्यादा इम्प्रूव करके वो आज एक टीचर की पोस्ट पर आने वाला है। आज से कॉलेज में सारे वेपन्स हमारा ली बनाएगा और कॉलेज का नाम रोशन करेगा। इसके बाद वो डीन को इन्वाइट करते हैं ताकि वो आकर ली को सर्टिफिकेट दे। डीन के आते ही सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। डीन आने के बाद हमारा ली उनके सामने झुक जाता है और वो अपने पास से एक पेपर निकाल कर पढ़ते हुए कहते हैं कि आज से मैं किंगलू को एल्डर बनाता हूँ किंगलू कॉलेज का, जो कि मैजिकल वेपन पवेलियन को संभालेगा। और इसी के साथ ली किंगलू को 3000 पीस मिलेंगे मैजिकल क्रिस्टल के मैजिक वेपन बनाने के लिए, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर वो उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग वेपन बनाकर इस एकेडमी को और ऊपर तक लेके जाओ। तो वो भी डीन को कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सेरेमनी के बीच में ही शेन हाथ खड़े करके सवाल कर रहा था तो एल्डर उसे शांत कराते हैं, पर डीन का कहना था कि कहने दो इसे। तो शेन काफी गुस्से में कहता है कि इसने कुछ ही दिनों पहले हमें अपनी पावर शो की है, तो आप इसे कैसे मैजिकल वेपन पवेलियन का मास्टर बना सकते हैं, जबकि इसने अभी तक हमारे सामने कोई भी वेपन रिफाइन करके नहीं दिखाया। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो हम इसे एक एल्डर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद टीचर शेन को शांत कराते हुए कहते हैं कि इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। एल्डर मोलाओ ने इसका टेस्ट लिया है और फिर जाकर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसे एल्डर बनाया जाए। सभी एल्डर्स की रजामंदी के बाद ये सेरेमनी हो रही है, तो तुम इस पे सवाल उठाने वाले कौन होते हो। तो इस बात पे शेन टीचर को कहता है कि अगर ये मैजिक वेपन रिफाइन कर देता है तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। तभी वहाँ एल्डर मोलाओ आते हुए कहते हैं कि टीचर ताओ को ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुझे ली किंगलू पर पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा वेपन रिफाइन करेगा, तो ये टेस्ट करवा लेते हैं। तो अब एल्डर मोलाओ की बात मानते हुए डीन ली से पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो ये टेस्ट देने के लिए। तो ली खुशी खुशी टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे तो उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और यहाँ दूर से श्रेय भी उनकी बातें सुन रही थी। इधर ली कहता है कि मैं ये टेस्ट देना चाहता हूँ ताकि मैं सबको प्रूव कर सकूं कि आज मैं जहाँ हूँ उसके काबिल हूँ, ताकि फ्यूचर से किसी को मेरे पावर पर डाउट ना हो। तो ये देखने के बाद बच्चे सोच रहे थे क्या ये सच में वेपन रिफाइन कर लेगा, और डीन तो ऑर्डर दे देते हैं टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद ली एक वेपन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो उस वेपन पे ट्यूनिंग्स करना स्टार्ट कर देता है। उसे इतनी सफाई के साथ करते देखकर तो एल्डर्स का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और यहाँ शेन काफी ज्यादा जल रहा था कि क्या ये सच में एक मैजिशियन बन गया है। आखिर इसके पास अचानक से इतनी पावर आई कैसे। ऐसे तो मैं इसे रास्ते से नहीं हटा पाऊंगा, इसके पावरफुल होने से पहले ही मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। इधर ली की एबिलिटी देखने के बाद डीन मोलाओ से कहते हैं कि ये बच्चा इतने अच्छे से ड्रॉ कर रहा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि इसने सिर्फ 3 साल तक मैजिशियन की प्रैक्टिस की है। तो इस पे मोलाओ कहते हैं कि कुछ लोग पैदा इसलिए होते हैं ताकि वो जीनियस बन सके और इस वजह से कुछ चीजें उनके हाथों से जल्दी होने लगती हैं। इसलिए जब से ये बच्चा मेरे पास आया मैं तो इसे देखकर बस हैरान हो रहा हूँ। इसके बाद डीन कहते हैं कि लेले और ली काफी ज्यादा क्लोज है। वैसे तो मुझे बच्चों के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में मैजिक मास्टर दामाद मिलने वाला है। तो मोला उसे टीज करते हुए कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही विजुअल थिंकिंग है। काफी अच्छे से रियूनिंग को कंप्लीट करने के बाद अब ली एक डीमन कोर को सिलेक्ट करने वाला था, जहां वो उस वेपन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ड्रैगन क्रिस्टल चूज करता है। ये देखने के बाद मोलाओ कहते हैं कि ये तो 5th लेवल का पर्पल थंडर ड्रैगन कोर है। मुझे लगता है कि अभी ली को 4th लेवल का कुछ चूज करना चाहिए था, पर ली तो इशारों में कहता है कि मुझे 5th लेवल का वेपन जो बनाना है। तो एल्डर समझ आते हैं कि ये बच्चा उनकी नहीं सुनने वाला, तो फिर देखना पड़ेगा कि अब ये सिचुएशन को कैसे संभालता है। इधर ली जैसे ही उस ड्रैगन कोर को उस वेपन में फिट करता है, ड्रैगन की सोल बाहर आकर ली से फाइट करने लगती है। ये देखने के बाद तो बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे कि ये 5th लेवल का ड्रैगन बीस्ट है, इसको हैंडल करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो ली के बारे में सोचते हैं कि क्या इसे डर नहीं लगता, अगर ये इस कोर को हैंडल नहीं कर पाया तो ये ड्रैगन इसे मार देगा, पर फिर भी अगर इसने इस ड्रैगन को हैंडल कर लिया ना तो आज से ये मेरा बड़ा भाई है। इधर उस थंडर ड्रैगन को सप्रेस करने के लिए ली को काफी ज्यादा मेंटल पावर का यूज करना पड़ रहा था। तो ये देख के एल्डर मोलाओ परेशान होने लगते हैं कि इस बच्चे की तो सारी पावर खत्म हो जाएगी, ऐसे क्या वो सच में इस ड्रैगन को हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। इधर ली को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, तो ये देख के
शन हंसने लगता है कि इसे तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो खुद ही मरने वाला है। शुए भी ये सारी चीजें अच्छे से नोटिस कर रही थी। ली को काफी ज्यादा मुश्किल होती है, सबको लगता है कि वो हार जाएगा, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद वो उस ड्रैगन पावर को सप्रेस करके कलेक्ट कर लेता है और फिर अपने स्वॉर्ड में डालता है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट की वजह से अरीना भी टूट जाती है और एल्डर्स भी हिल गए थे। इसके बाद ली सबको अपनी 5th लेवल की वो स्वॉर्ड दिखाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक रह गए थे कि सच में इसने वेपन रिफाइन कर लिया। शन का तो खून खोल जाता है कि सच में ये एक मैजिशियन बन गया और यहाँ उसके दोस्त पार्टी करने लगते हैं कि अब तो ली वहाँ का यंगेस्ट टीचर बन गया है। यहाँ डीन भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वो ड्रैगन स्वॉर्ड उसे गिफ्ट कर देते हैं और अब टीचर आकर स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि अब तो ली ने वेपन रिफाइन कर दिया, तो क्या वो सारे खुश हैं? यहाँ शन टीचर से कहता है कि क्या टीचर आप एक बार इस वेपन की पावर को भी चेक कर सकते हैं। शन की बातें सुनने के बाद बच्चे सोच रहे थे कि क्या ये फ्लेम लॉर्ड पगला गया है, इसने देखा नहीं वो ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल था। पर फिर भी डीन टीचर को इशारा कर देते हैं कि इसके क्वेश्चन को प्रूव किया जाए। तो टीचर ताओ ली को एल्डर बोल के इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि क्या आप इस वेपन को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सुन के ली कहता है कि टीचर ताओ अगर चाहते हैं कि मैं इस वेपन को टेस्ट करूं तो ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन मैं खुद इसे नहीं करूंगा बल्कि कोई स्टूडेंट करेगा। तो इसलिए वो लेले को बुलाते हुए कहता है कि क्या ये तुम इस वेपन को टेस्ट करोगी, ये तुम्हारे लिए काफी सही है, क्योंकि लेले के पास थंडर पावर है और इस वेपन में भी थंडर पावर है। लेले तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ली कुंगलू से वेपन दे देता है। दूसरी तरफ ये देख के शुए को जेलसी हो रही थी और वो ली कुंगलू से बदला लेना चाहती थी। अब सब लोग तो उनकी जोड़ी देखकर खुश हो रहे थे कि वाह कितना हैंडसम लड़का है और कितनी खूबसूरत लड़की है, और यहाँ शन का चमचा उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर डीन मोलाओ को टीज करते हुए कहते हैं कि देखा मैं क्या कह रहा था, सच में मोलाओ तुमने तो एक हीरा ढूंढ के निकाला है खदान से। तो मोलाओ चिढ़ते हुए कहते हैं कि पहले तो कितना बुरा भला बोल रहे थे, अब तो बड़ा अच्छा बन रहे हो। यहाँ ली के कहने पर लेले उस स्वॉर्ड को चेक करने लगती है। उसमें वो ड्रैगन बाहर निकलता है जिससे काफी ज्यादा थंडर पावर रिलीज हो रही थी। ये देखने के बाद तो बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये थंडर ड्रैगन तो खुद ही रिलीज हो गया। अगर तो इसका ओपोनेंट 5th लेवल का हुआ तो भी आराम से उसे मार देगा। डीन भी इस 5th लेवल के इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक वेपन को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी सिर्फ 4th लेवल पे थी, लेकिन फिर भी इस 5th लेवल के वेपन को अच्छे से हैंडल कर पा रही थी। इधर टीचर ताओ आकर सबको बताते हैं कि फाइनली मोलाओ का संन्यास लेने का वक्त हो गया है और आज से उनकी जगह ली उनका वेपन रिफाइनर मास्टर है। ये सुन के तो मोलाओ भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आगे इस लड़के के पास पूरी दुनिया पड़ी है, जिस पे डीन भी एग्री थे। यहाँ टीचर और भी कुछ अनाउंसमेंट कर ही पाते कि उतने में लेले स्टेज पर चढ़कर पहुंच जाती है हमारे ली को हक करने के लिए। ये देखने के बाद तो बच्चे काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन शन और शुए काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे। दूसरी तरफ बेचारे डीन तो शर्मा जाते हैं अपने बेटी और दामाद को देखने के बाद। यहाँ ली खुद भी काफी ज्यादा शॉक था और बच्चे उनके लिए चेयर करने लगते हैं। यहाँ मोटू तो कह रहा था कि बॉस तो कितने ज्यादा लकी है। इधर डीन सबको शांत कराते हुए ली को उसका टीचर टोकन और कोड दे देते हैं। दूर से देखकर तो शुए के दिल में आग लग रही थी। अब इसके बाद टीचर ताओ शन और उसके चमचे के पास जाकर कहते हैं कि तुमने ली को चैलेंज दिया था ना, तब उस चैलेंज के अकॉर्डिंग वो जीत चुका है, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो आज से लेकर टेस्ट के दिनों तक तुम कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते बिना परमिशन के। तो वो भी खुशी खुशी अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टीचर सबको प्रैक्टिस करने को कहते हैं वापस जाकर। दूसरी तरफ रात के टाइम पे डीन को दिखाया जाता है, जहाँ वो बाकी एल्डर्स के साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहे थे कि जो टॉप 5 स्टूडेंट जाने वाले हैं उनके कॉलेज की तरफ से उस कॉम्पिटिशन में, उसमें सबसे पहला नाम वो ली किंगलू का देना चाहते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा है और उसके टीम में होने के बाद तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे 3rd या 2nd प्लेस पे आने के। तो ये सुन के बाकी एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि 3 सालों में उस लड़के ने काफी प्रोग्रेस किया है, इस बार में भी हमारा कॉलेज नाम जीत जाए। और अगर वो एक बार 3rd लेवल पर पहुंच गए तो हो सकता है मे भी वो अपने कॉलेज के खोए हुए ट्रेजर्स को हासिल कर ले, जो बाकी 3 सालों में बाकी कॉलेजेस ने उनसे छीन लिए हैं। पर अगर फिर से इस बार उनका कॉलेज हार गया तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, शायद उनका कॉलेज बचा भी ना रहे। तो ये सुन के डीन उन्हें ऐसी बकवास बातें सोचने से मना करता है, क्योंकि अब उनके स्टूडेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। लेले तो इस टीम में होने ही वाली है, साथ में फ्लेम लॉर्ड शुए भी है, और सीनियर वू युआन को कैसे छोड़ दे, वो भी तो 4th लेवल से ज्यादा की स्ट्रेंथ रखते हैं। इस बार उनके पास कंपटीशन में भेजने के लिए काफी अच्छी टीम है, और साथ में तुरुक का इक्का ली किंगलू भी तो मौजूद है। इसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, जो अपने 20 पर बैठकर अपने घर पहुंच गया था। वहां जाकर वो उस 5 क्रिस्टल को निकाल कर सोचता है कि अब टाइम आ गया इसे रिफाइन करने का, और फिर वो इस क्रिस्टल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट हो गया था। और फिर वो इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी आंखें भी चेंज हो गई थी। कुछ देर की कल्टीवेशन के बाद वो उस क्रिस्टल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर अपनी कल्टीवेशन को चेक करने के लिए एक अटैक करके चेक करता है, जहाँ उसकी पावर काफी ज्यादा थी और उसका अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये देखकर वो खुश होकर कह रहा था कि अब मैं इस कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, अब मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। पर तभी उसका लॉर्ड रिंग उसे डांटते हुए कहता है कि ये जो तुमने अटैक किया है ना, ये 1st लेवल का अटैक है, तुम पूरी तरीके से उस
क्रिस्टल को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। अगर किया होता ना तो तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता। ये जो अटैक किया है ना, इससे भी ज्यादा 10 गुना। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है इतने पावरफुल क्रिस्टल का सिर्फ इतना सा अटैक होगा? तो ये सुनने के बाद ली को लॉर्ड की बातों पर यकीन हो रहा था। फिर वो पूछता है कि मुझे पूरी पावर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना चाहिए था। तो रिंग उसे बताती है कि सबसे पहले उसे ये पता करना है कि उसकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट है इसका कोर क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इन 5 एलिमेंट्स को एक करती है। और जब वो ये चीज समझ जाएगा तो वो किसी भी 5 एलिमेंट इक्विपमेंट को यूज करके अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है और उसे अपनी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। वैसे तो यहाँ लॉर्ड रिंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो क्रिस्टल वेस्ट करने पर कि चिल्ला चिल्ला कर उसे डांट रहा था। ये देख के ली कहता है कि ठीक है ना, हो गई गलती बच्चे से, अब इतना क्या डांटना। वैसे भी अब मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है। मुझे उस 5 एलिमेंट की मिस्ट्री को सॉल्व करना है कि उनकी म्यूचुअल ग्रोथ कैसे होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ली को एक बुक लेकर मोटू के कमरे में दिखाया जाता है जहाँ बेचारा घोड़े बेच के सो रहा था। तो अपने बॉस को वहाँ देखकर शॉक होते हुए कहता है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? वैसे आपने कहा था कि आप मेरी प्रैक्टिस करवाएंगे, मैं अभी भी 3rd लेवल पर ही अटका हुआ हूँ, प्लीज हेल्प करो ना ब्रेक थ्रू करने में, वरना आप सब तो कंपटीशन में चले जाओगे। मुझे तो लगता है मुझे एकेडमी से ही लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो ली उसके टेबल पे बुक रख कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं गॉड हूँ? मैंने कहा कि मैं तुम्हें 3rd लेवल से ब्रेक थ्रू करवा दूंगा तो मैं सच में करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा सा रास्ता देख कर ही आना पड़ेगा ना। तो वो फटाक से खड़े होकर कहता है तो बॉस आपने कोई रास्ता ढूंढा? तो ली काफी सीरियस लुक बनाकर कहता है कि रास्ता तो ढूंढ लिया, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर पाता है कि करते हो या नहीं। तो ये सुनने के बाद मोटू मक्खन मारने के लिए अपने बॉस के लिए बहुत टेस्टी सी डिश बना के लाता है और कहता है कि इसमें इतने सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स मिले हुए ना कि आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद वो मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं भुक्कड़ हूँ? इसके बाद वो एक ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल निकाल कर ली को दिखाते हुए कहता है तो फिर इसे रख लो, ये इस पूरे कॉलेज का सबसे खूबसूरत क्रिस्टल है। यहाँ तक कि पूरे 5 कॉलेज को मिलाकर भी इसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये सुनने के बाद ली कहता है कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अब जब तुम इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ। तुम इतनी जबरदस्ती नहीं करते तो मैं ये क्रिस्टल नहीं लेता। तो वो उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है कि अच्छा हुआ आपने इसे रख लिया, मेरे पास ऐसे बहुत सारे गैजेट हैं जिन्हें मैं फ्यूचर में आपको देता रहूंगा। तो ये सुनने के बाद कहता है कि ठीक है अब मक्खन मारना बंद करो, तुम्हें सीक्रेट मेथड तो सिखा दूं। इसके बाद वो उसे एक लैंप मेथड के बारे में बताता है जिसके अकॉर्डिंग उसे एक लैंप के आगे बैठकर कल्टीवेशन करनी थी जिससे उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। और फिर वो उसे वो बुक पकड़ाते हुए कहता है कि इसमें से देख लेना, जब समझ जाओ तो इसे प्रैक्टिस कर लेना। और फिर वो उसे कहता है कि कंपटीशन पास आने वाला है तो जल्दी करना। वैसे यहाँ उसने उसका क्रिस्टल तोड़ते हुए कहा था कि इस तरह की फिजूल चीजें दोबारा मुझे मत देना। और यहाँ मोटू भी समझ जाता है कि उसके बॉस उसे उल्लू बना रहे थे क्योंकि ये मैजिक लैंप कहाँ से लाएगा और उसके सामने कल्टीवेशन कैसे करेगा। इसके बाद मार्शल आर्ट एकेडमी टेस्ट का दिन आ जाता है जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करके बताते हैं कि इस टेस्ट के 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज तो ये स्ट्रेंथ स्टोन टेबल है और दूसरा स्टेज है 1-on-1 फाइटिंग टेस्ट। तो वो टेस्ट स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे ही मैं एक एक करके स्टूडेंट का नाम बुलाऊंगा उसे एक एक करके यहाँ आना है और इस स्टोन पे हिट करना है जिससे कि हम पता लगा सके वो कौन से लेवल पर है। तो पहले तो वो फ्लेम लॉर्ड को बुलाते हैं जो जाके उस पत्थर पे जैसे ही हिट करता है उसकी वेव्स काफी ज्यादा लंबी निकलती हैं। और ये देखकर टीचर बताते हैं कि ये 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तो वो इस टेस्ट के लिए क्वालिफाइड था और अब टीचर ली कुंगलू को बुलाते हैं। इसके बाद ली भी जाकर उस पत्थर को टच करता है और काफी स्ट्रॉन्ग वेव निकलती है। ये देखने के बाद टीचर बताते हैं कि वो भी 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। और अब ऐसे ही एक एक करके सबका टेस्ट क्लियर कराने के बाद वो अरीना में आ जाते हैं। इसके बाद टीचर एक बॉल में सबका नंबर लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन्हें फाइट करना था। तो हमारे ली कुंगलू का नंबर सबसे लास्ट में निकलता है और फ्लेम लॉर्ड का नंबर 1 पे। तो ये देख के वो काफी इतरा रहा था। इधर ली की नजर पड़ती है मोटू पे जो कि खाना खा रहा था। तो ये देखकर ली उसे टीज करते हुए कहता है कि खाते खाते तुम थक नहीं जाते। तो इस बात पे वो नाराज होते हुए कहता है कि बॉस आपको सिर्फ मेरा खाना नजर आता है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि नंबर 1 पे जिसका नाम आया है उसे नंबर 2 से फाइट करनी है। और वो दोनों स्टूडेंट आमने सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए, जहाँ शेन अपने ओपोनेंट को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है इसलिए अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करो। तो ये सुन के तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये बोलते हुए वो उस पे काफी पावरफुल अटैक करता है पर फ्लेम लॉर्ड अपनी फ्लेम की पावर का यूज करके टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और सिर्फ एक अटैक उसके गर्दन पे करके उसे नॉकआउट कर देता है। और अब टीचर एक एक करके बाकी सारे स्टूडेंट को फाइट करने के लिए बुलाते हैं कि ली का लास्ट नंबर होने की वजह से उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचता है। तो टीचर उसे कहते हैं कि अब ली के पास एक अपॉर्चुनिटी है अपना कॉम्पिटिटर चूज करने की। तो जो भी बच्चे फाइट में हार गए हैं वो उनमें से किसी एक को चूज करके उनके साथ फाइट कर सकता है। तो ये सुनने के बाद ली एक एक करके उन हारे हुए स्टूडेंट को देख कर कह रहा था कि मेरा कोई पर्सनल कॉम्पिटिटर नहीं है। तो वो उनमें से सबसे पावरफुल इंसान को चूज करता है। वो तो इतराने लगा था कि वो तो ली को यूं हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ शेन का चमचा उससे कहता है कि बॉस क्या ली पागल है जो 4th लेवल के बंदे को चूज कर रहा है जहाँ वो आराम से 3rd लेवल के किसी बंदे को चूज करके फाइट कर सकता था। मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो ये सुन के शेन कहता है कि अगर इसका दिमाग खराब होता या फिर ये स्टूपिड होता तो ये यंगेस्ट टीचर नहीं बनता। मुझे लगता है कि ये अपनी पावर
को लेके कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। इधर ली की हरकतें देखने के बाद मोटू भी यही कह रहा था कि क्या बॉस का दिमाग खराब हो गया है, वो क्या कर रहे हैं। ये फाइट वो आराम से जीत सकते थे, उन्होंने खुद से इसे मुश्किल कर लिया। लगता है कि आज उनका किसी से पिटने का मन कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारी लेले चिढ़ते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा आज पिटने का मन कर रहा है। ये बोलकर वो उसे एक मुक्का भी दे देती है कि कैसे दोस्त हो तुम उसके, उसे समझने की बजाय और उल्टा सीधा बोल रहे हो। दूसरी तरफ हमें ली के ओपोनेंट को दिखाया जाता है जो अपने वोल्फ फिस्ट का यूज करके उस पर अटैक कर रहा था, पर ली उसके अटैक को इजिली डॉज करते हुए कहता है कि बस इतना ही। ऐसे तो जनाब का ईगो हर्ट हो जाता है, वो कहता है कि अभी बताता हूँ, और फिर वो दोबारा ली पर अटैक करने जाता है, पर वो तो टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ गया था और फिर ओपन पाम से ऐसा अटैक करता है कि वो चारों खाने चित हो गया था। ये देखने के बाद एग्जाम इंचार्ज उसे विनर घोषित कर देते हैं और अब वो नेक्स्ट राउंड के लिए जो जीते हुए स्टूडेंट्स थे उनको आपस में लड़वाने वाले थे, पर इस बार सभी स्टूडेंट को अपने वेपन्स के साथ फाइट करना था। दूसरी तरफ हमें टीचर ताऊ को दिखाया जाता है जो दूसरे टीचर से कह रहे थे कि इस बार का कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, पर फिर भी इनकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर लगता है कि और बाकी सारे कॉलेज के स्टूडेंट इनसे काफी ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि वो लोग पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को चूज करते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बार के कंपटीशन में कौन जीतेगा? तो ये सुनने के बाद फीमेल टीचर कहती है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी इस बार काफी ज्यादा पावरफुल है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो इस बार ये कहना मुश्किल होगा कि हमारा कॉलेज पीछे रह जाएगा। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, आपको अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा करना चाहिए। और इस बार तो स्टूडेंट की मैजिक पावर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हमारी फीमेल टीचर की नजर में दो स्टूडेंट सबसे बेस्ट थे, एक तो ली और दूसरा फ्लेम लॉर्ड शेन। ये सुनने के बाद टीचर ताओ कहते हैं कि हाँ, ये दोनों स्टूडेंट भी स्ट्रॉन्ग हैं, पर अगर मैं बाहर की एकेडमी को देखूं तो वहाँ के स्टूडेंट ज्यादा टैलेंटेड हैं। हमारे कॉलेज के बच्चों के मुकाबले हमारे एकेडमी के स्टूडेंट अभी भी काफी ज्यादा वीक है। दूसरी तरफ शेन को दिखाया जाता है जो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा था उसके वेपन के साथ, जहाँ उसे उसके अटैक को डॉज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उस पर एक स्लैश लगा देता है, जिससे उसे पता लग गया था कि उसके ओपोनेंट ने एक बैरियर लगा रखा है जिससे उसे कुछ नहीं होता। और वो शेन से कहता है कि अब हार मान लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें अरीना से बाहर लात मार के फेंक दूं। पर शेन टशन मारते हुए कहता है कि तुम तो उसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो, और फिर अपनी फ्लेम की पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक को खाने की वजह से उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। तो इसके बाद टीचर शेन को विनर अनाउंस कर देते हैं और अब फाइट होने वाली थी सीनियर युआन की सीनियर सिस्टर शेंग फेंग के साथ, जिसके पास फ्यूनिक्स की पावर थी। वो आते ही ब्रदर युआन से कहती है कि मैं आपको कड़ी टक्कर देने की कोशिश करूंगी, जिस पे ब्रदर उसे सरेंडर करने को कहते हैं, पर वो तो अपनी स्वॉर्ड लेकर उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे वो काफी इजिली डॉज कर रहे थे। तो ये देखने के बाद वो कहती है कि आप अपनी फुल पावर क्यों नहीं यूज करें, क्या आप मुझे कम समझते हैं? जिस पे ब्रदर युआन कहते हैं कि अगर मैंने अपनी पावर यूज की तो मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें घायल न कर दूं। तो ये सुनने के बाद वो कहती है कि आप आराम से कर सकते हैं, मैं फाइट करने तो आई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप मुझे घायल ना करें, और फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर अपनी आइस की फ्लेम को अपने हाथों से रिलीज करते हुए उसके अटैक को इजिली रोकने लगते हैं और फिर अपने हाथों का यूज करके ही उसके वेपन को नीचे रख चुके थे। तो ये देखकर वो हैरान होते हुए कहती है कि क्या आप 4th लेवल की पीक पर पहुंच गए हैं? तो ब्रदर हामी भरते हैं, तो अब उसे हारने का कोई डर नहीं होता। ये देखने के बाद लिली कहती है कि वो अपने दोनों सीनियर्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन फिर भी उससे ब्रदर ज्यादा पसंद है। तो ये सुन के हमारा ली जेलस होते हुए कहता है कि वो तो बस एक बर्फ का टुकड़ा है। तो ये सुनकर वो मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम भी तो लकड़ी का टुकड़ा हो। तो वो फिर उससे कहता है कि क्या कहा तुमने? इसके बाद अनाउंसमेंट होती है ली के फाइट करने की, जहाँ उसका ओपोनेंट वही था जिसने शेन के साथ फाइट की थी। तो वो ली को देखकर कहता है कि तुम मेरे सामने बच्चे हो, इसलिए हार मान लो। पर ली कहता है कि मुझे तो तुम मेरे सामने कमजोर नजर आ रहे हो, इस वजह से तो तुम पहले ही हारे हुए हो, तो हार मान लो। इतना सुना था कि वो चिढ़ते हुए उस पर अटैक करने आ जाता है, जहाँ ली ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। तो ये देखने के बाद मोटू हंसते हुए कहता है कि बॉस ने उसे गुस्सा दिला दिया, अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करेगा। लगता है अब तो बॉस गए। ये सुनने के बाद तो लेली उसे फिर से एक रैप्टा धर देती है कि तुम अपनी बकवास नहीं बंद कर सकते हो, ली क्यों हारेगा, वो तो जीतेगा ना। इधर सामने वाले को गुस्से में देख के ली कहता है कि चलो अब तुम अपनी पूरी पावर का यूज करोगे तो मुझे फाइट करने में थोड़ा मजा आएगा, वरना पहले तो बहुत बोरिंग था। तो ये देख के वो चिढ़ते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, चलो फिर थोड़ा पिट लो। ये बोलकर वो अपने वेपन से अटैक करता है, जिसे ली ने काफी इजिली ब्लॉक कर लिया था। अब वो एक ओपन पाम से अटैक करता है, जिससे वो पर्सन काफी दूर चला जाता है। और ये देखने के बाद तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि मैं तुम जैसे कमजोर लड़के से कैसे पिट सकता हूँ। और अब वो अपने वेपन से काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन ली ने उसे भी हटा दिया था दूर। और अब वो अपने पाम का यूज करके एक ड्रैगन अटैक करने वाला था, जिसे डीन भी नोटिस करते हैं। यहाँ डीन बाकी टीचरों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ली ने काफी अच्छी मैजिक प्रैक्टिस की है, तभी उसका अपने मैजिक पर काफी अच्छा कंट्रोल है। जिस पर फीमेल टीचर भी एग्री कर रही थी कि वो लगता है परफेक्शन को रीच करने वाला है। डीन तो काफी इम्प्रेस हो रहे थे कि ये लड़का तो मुझे झटके पे झटके दे रहा है। दूसरी तरफ ली अपने मैजिक का यूज करके उसके ओपोनेंट को उसी के वेपन से हिट कर देता है। अब वो उसे गिराने के बाद हार मानने को कह रहा था। इधर फीमेल टीचर कहती है कि लगता है इतने सालों की मैजिक रिफाइनिंग
प्रैक्टिस करने की वजह से ली कुंगलू का अपने पावर पर काफी अच्छा कंट्रोल बैठ गया है। दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट हार नहीं मानता। वो कहता है कि अगर तुम मुझे पीट कर हरा सकते हो तो हरा लो, मैं खुद से हार नहीं मानने वाला। तो ये सुन के ली कहता है कि अब जैसी तुम्हारी इच्छा, इतना पिटने का दिल कर ही रहा है तो पीट ही देता हूँ। और फिर वो उस पर जैसे ही अटैक करने आने वाला था, ली अपना ऐसा पंच तैयार करके उसके गाल पे देता है ना, वो तो सीधा आसमान की तरफ छलांग लगा लेता है। ये देखने के बाद डीन हंसने लगते हैं और इस तरीके के अटैक को देखने के बाद फीमेल टीचर बताती है कि ये प्राइमरी मार्शल आर्ट स्किल है। इस तरह की स्किल्स लिखी हुई थी स्टोन स्लीट फॉरेस्ट में, जहाँ वो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए छोड़कर आई थी। तो टीचर ताओ कहते हैं कि अच्छा, तो तुम इसीलिए स्टूडेंट को वहाँ छोड़कर आई थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो फीमेल टीचर कहती है हाँ, और मुझे लगता है कि ली ने इस असाइनमेंट को अच्छे से समझा। उसने इस मार्शल आर्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया, लेकिन वो फिर भी काफी कुछ समझ चुका है। अब मुझे समझ आया कि टीचर मोलाओ उसे हमेशा अपने पास क्यों रखते थे, क्योंकि ये लड़का सच में एक जीनियस बनने लायक है। इधर फाइटिंग अरीना में शेन को दिखाया जाता है। इस बार उसकी ओपोनेंट सीनियर फेंग होने वाली थी, जो अपने फ्योनिक्स की पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर देती है, और वो भी अपनी फ्लेम की पावर को रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। यहाँ शेन तो काफी ज्यादा अकड़ा हुआ था। वो सीनियर फेंग को भी कह देता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए, और फिर वो अपने इंटरमीडिएट फायर फ्लेम को रिलीज करते हुए सीनियर को दूर कर देता है। उन्हें हराने के बाद वो काफी हंसते हुए कहता है कि इस पूरी एकेडमी में फर्स्ट प्लेस पे आने लायक कोई भी नहीं है, और अब मैं इस एकेडमी का नंबर 1 मैजिक मास्टर बन जाऊंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ली किंगलू और सीनियर को दिखाया जाता है। अब उन दोनों की फाइट होने वाली थी, जहाँ सीनियर को लग रहा था कि ली अभी भी काफी ज्यादा वीक है, पर ली उन्हें अपनी पावर यूज करने को कहता है, वो भी फुल वाली। उन दोनों की फाइट को देखने के बाद यहाँ शेन सोच रहा था कि अब जो भी जीतेगा उसकी टक्कर उससे होने वाली है। उसे तो खुद पर पूरा भरोसा था कि वो फाइनल तक पहुंच जाएगा। इधर सीनियर और ली की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त होती है, जहाँ पहले तो सीनियर जीतते नजर आ रहे थे, तो ली किंगलू अपने फायर एलिमेंट का यूज करके सीनियर पर अटैक करता है। ये अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल था, पर सीनियर से ज्यादा नहीं। तो ये देखते हुए सीनियर अपना वेपन निकाल लेते हैं। यहाँ ली भी अपना स्पेयर निकाल लेता है। दूसरी तरफ सीनियर के स्लैश अटैक को देखने के बाद डीन सोच रहे थे कि उनके स्टूडेंट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और उनकी स्वॉर्ड टेक्निक तो काफी ज्यादा फेमस हो रही है। अब उन्हें लगता है कि वो कॉलेज कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ ली अपनी प्रैक्टिसेस को याद करके सोच रहा था कि सॉरी सीनियर, इस बार मुझे आपको हराना पड़ेगा, और ये बोलकर वो उसके साथ कॉम्बैट फाइट करता है, जो देख के हमारी लेले तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और हमेशा की तरह मोटू कहता है कि कहीं बॉस ने चीटिंग तो नहीं की। अब कड़ी टक्कर मिलता देखकर सीनियर सीरियस हो जाते हैं, और यहाँ ली अपने 5 कलर डियर की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। अब ये स्पिरिट देखने के बाद प्रिंसिपल सोच रहे थे कि आखिर ली ने इसे कैसे हासिल किया, क्योंकि उन्हें भी 5 कलर रेनडियर के बारे में सब कुछ पता था, और वो अपनी मर्जी से अपना मास्टर चूज करती है। तो उन्हें ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि उन्होंने ली को चूज किया। यहाँ अपने इस टेक्निक की वजह से ली फाइनली सीनियर को गिराकर हरा देता है। इसके बाद सीनियर और शेन को आपस में आमने सामने किया जाता है, जहाँ सीनियर अपनी हार मान चुके थे। तो शेन इस चीज का रीजन पूछता है, तो सीनियर कहते हैं कि मैं फर्स्ट तो आ नहीं पाऊंगा ली से जीतने के बाद, तो फिर मेरे लिए सारी पोजीशन सेम है। ये जानने के बाद शेन को गुस्सा आता है कि सीनियर को क्या लगता है कि वो ली को हरा नहीं सकते, वो उसे हरा के दिखाएगा। तो अब मैजिक कोर्ट की फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट होती है। ली के साथ फाइट करते हुए शेन अपनी पूरी पावर का यूज करता है। ये देख के बच्चे सोच रहे थे कि क्या इसने अपनी पावर को छुपा के रखा था, क्योंकि उन दोनों की ही फाइट काफी जबरदस्त लगती है। यहाँ टीचर को भी लग रहा था कि ये दोनों पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लगता है ये 4th लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। यहाँ ली फिर से अपने डियर स्पिरिट को समन करता है, और ऐसा करते ही उसने फ्लेम लॉर्ड को हरा दिया था। अटैक खाने के बावजूद भी शेन अपनी हार नहीं मानता, बल्कि मल्टीपल स्वॉर्ड से ली पर अटैक कर देता है। तो ली उसके अटैक को रोकने के लिए अपने फायर ड्रैगन स्पिरिट को बुलाता है। इसके बाद तो ली की स्पेयर शेन के गर्दन पर थी और वो जीत गया था। लेले तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मोटू के थप्पड़ बजा देती है। यहाँ दूसरी तरफ जीतने के बाद टॉप 10 स्टूडेंट्स को डीन कहते हैं कि जब तक तुम 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते, तुम दूसरे कॉलेज के लेवल के मुकाबले पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए अगर तुम्हें कॉलेज कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करना है तो 5th लेवल तक पहुंचना होगा। यहाँ डीन ली को और ज्यादा मेहनत करने को कहते हैं, ये कहते हुए कि मुझे और लेले को नीचा मत दिखाना। तो ली को समझ नहीं आता कि लेले बीच में कहाँ से आई, तो डीन उसे सिली बॉय बोलते हुए चले जाते हैं। यहाँ शेन अभी भी हारने के बाद नहीं सुधरा था। वो ली को चैलेंज करता है कि देखना नेक्स्ट कंपटीशन में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ ली को अपने रूम में दिखाया जाता है, जो 5 कलर फ्लावर को देख के सोच रहा था कि क्या इसको कल्टीवेशन करना चाहिए, पर रिंग लॉर्ड उसे बताती है कि 5 कलर फ्लावर को कल्टीवेट करने के लिए उसे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ 5 तरह के एलिमेंट मौजूद हो। ऐसा करने पर ही वो इसे यूज कर सकता है, वरना तो ये यूजलेस हो जाएगी। पर फिलहाल अगर ली को स्ट्रॉन्ग होना है तो उसे मैजिक एलिक्सर की जरूरत है। इसके बाद
रिंग लॉर्ड अपनी एनर्जी रिलीज करता है और ली उसमें ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब तो ली रिंग को प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जीनियस बन के जरूर दिखाएगा वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल के हिसाब से। इसके बाद हमें शेन और उसके चमचे को दिखाया जाता है। शेन चाहता था कि उसका चमचा भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, पर वो 5th लेवल पर नहीं था। तो ये जानने के बाद वो उसे एक मैजिक एलिक्सर देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम इसे खा लोगे तो टेम्पररी तौर पे 5th लेवल पर पहुंच जाओगे, मतलब कि वो चीटिंग कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट डे टीचर ताओ सभी बच्चों का मैजिक फिल्म चेक करने के लिए उन्हें बुलाते हैं उस पत्थर के पास, जिसे छूने पर स्टूडेंट का लेवल पता लग जाएगा। एक एक करके सभी उस मैजिक स्टोन के पास आकर अपनी मैजिक पावर को चेक कर रहे थे, जहाँ हमारा मोटू भी आता है। बच्चों को लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएगा, पर मोटू जीत चुका था। वैसे ले ली के बगल में खड़ी थी तो वो उसका हाथ पकड़ने का सोचता है, पर फिर ये सोच के डर गया था कि अगर उसे बिजली के झटके मिले तो। ली के साथ साथ सभी बच्चों के वो टेस्ट क्लियर करने के बाद अब टीचर उन्हें एक बिल्डिंग के बाहर लेकर आए थे। इस बिल्डिंग के काफी सारे टावर थे और टीचर बताते हैं कि जो भी 3 लेवल को क्लियर करेगा वो इस टेस्ट को क्लियर कर लेगा। इधर लेले उस टावर के बारे में बताती है कि ये मैजिक टावर उनके फर्स्ट डीन ने बनाई थी, यानी कि इस कॉलेज के फाउंडर ने। वो बताती है कि इस मैजिक टावर में बहुत सारे मैजिक बीस्ट मौजूद है और यहाँ इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है ना कि थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बावजूद भी तुम्हारी पावर 2 गुना बढ़ जाती है। पर वक्त के साथ साथ इस टावर के 2 फ्लोर आराम से टूट गए हैं। तो मोटू कहता है इसे फिक्स क्यों नहीं किया, तो लेले कहती है इसे फिक्स करने के लिए बहुत अलग तरीके की आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ती है जो कि उनके पास अभी नहीं है, तो इसे फिक्स करना भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ ये मैजिक रिंग ली को सबकॉन्शियस माइंड में बुलाकर बताती है कि ये मैजिक टावर उन्होंने ही बनाया था। तो वो ली को कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे इसे बनाने में। ली को तो यकीन नहीं होता, तो रिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है इस बात पे। पर ली कहता है कि ये तो फर्स्ट डीन ने बनाया था, अब ये मत कहना कि तुम वही हजारों साल पुराने फर्स्ट डीन हो। पर रिंग उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो गुस्सा हो गई थी ना। बट तब तक यहाँ टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। वैसे इस टावर के लेवल इतने ज्यादा हार्ड थे कि बच्चे 2nd लेवल भी आराम से क्रॉस नहीं कर पाते। पर टीचर का कहना था कि अगर तुमने अपने एक लेवल को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके क्रॉस किया है तो तुम आराम से इसके 3rd लेवल को क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि तुम सभी 4th लेवल के ऊपर के स्टूडेंट हो। यहाँ मोटू भी 2nd लेवल पे जाकर हार जाता है, जिससे ली उससे नाराज हो गया था और वो मुंह बनाने लगता है। लेले भी उसे छेड़ने लगती है। इसके बाद हमें शुए को दिखाया जाता है जो 4th लेवल से बाहर आई थी, और फिर शेन को दिखाया जाता है जो 5th लेवल से बाहर आता है। टीचर तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। शेन का चमचा तो खुश होने लगता है, तो मोटू कहता है बॉस तो इसे आराम से पार कर लेंगे। पर ये सुनने के बाद शेन भी ली को टॉन्ट मारता है, जिसपे ली उसके साथ शर्त लगा चुका था 100 मैजिकल क्रिस्टल के लिए कि अगर ली ने 5th लेवल को क्रॉस कर लिया तो वो उसे देगा। जिसपे शेन कहता है कि अगर तुम जीत गए ना तो 500 वापस कर देना। अब इस बात पे दोनों की शर्त लग जाती है। अब ली की बारी थी, तो जैसे ही वो उस टावर में एंटर करता है ना, अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया था और वहाँ उस पे काफी सारे बर्ड अटैक करते हैं और ऐसे करते करते वो लेवल को क्रॉस कर रहा था। पर 3rd लेवल पे जाने के बाद उस पर पत्थरों से अटैक हो जाता है। ये देख के मोटू सोच रहा था कि कहीं बॉस 3rd लेवल पे ना फंस जाए, पर लेले उसके कान के नीचे लगाती है कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारे जितना कमजोर थोड़ी है वो। इधर जैसे जैसे ली लेवल को क्रॉस करता है मॉन्स्टर और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। तभी रिंग ली को स्पेस में बुलाकर बताती है कि यहाँ उसके उस कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ 5 तरीके के एलिमेंट्स के पावर मौजूद है, तो उसे उस 5 कलर फ्लावर को कल्टीवेट करना चाहिए। जो सुनने के बाद ली अपने चारों तरफ फॉर्मेशन बनाकर उस फ्लावर को कल्टीवेट करने लगता है। पहले तो उसकी फॉर्मेशन काफी ज्यादा वीक नजर आ रही थी, पर जैसे जैसे वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता है उसकी फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। बाहर से देखने के बाद सभी स्टूडेंट को लग रहा था कि क्या ली किसी मुसीबत में फंस गया है जो वो 4th फ्लोर पर ही अटक गया है। या तो उसे पास करो या तो उसे फेल करो। पर टीचर उन्हें थोड़ा वेट करने को कहते हैं। पर टीचर को पता था कि ली स्ट्रॉन्ग है तो पक्का वो कल्टीवेशन करने बैठ गया होगा। यहाँ काफी देर हो जाती है तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि अब उसे फेल कर दो या तो उसे बाहर निकालो, क्योंकि अब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ली चीटिंग तो नहीं कर रहा। यहाँ जैसे ही ली 5th फ्लोर पे पहुँचता है, बच्चे टीचर को कह रहे थे कि चेक करो क्या ली ने चीटिंग तो नहीं की। तो टीचर कहते हैं कि ली के बाहर आने के बाद वो चेक जरूर करने जाएंगे। पर दूसरी तरफ ली सभी बीच से लड़ते लड़ते 7th लेवल से बाहर आता है। ये देख के तो बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। ली तो आते ही सबसे पहले अपने मैजिक क्रिस्टल मांग रहा था शेन से, पर शेन कहता है कि टीचर चेक करने गए हैं कि क्या तुमने चीटिंग किया नहीं, तो पहले उन्हें आने दो। जहाँ टीचर आके कंफर्म करते हैं कि ली ने कोई चीटिंग नहीं की, तो ली तो फटाफट शेन से उसके क्रिस्टल छीन लेता है। वैसे पैसे देखने के बाद ली कहता है कि अभी भी कम है, क्या कोई और शर्त लगानी है। शेन का तो खून खोल गया था। नेक्स्ट डे एक और कंपटीशन होने वाला था, जिसके लिए शेन भी रेडी था कि बैट लगाओगे। पहले तो ली मना करता है कि तुम्हारे ऊपर 300 क्रिस्टल वेस्ट करूं, पर फिर उनके छेड़ने पर वो मान जाता है। दूसरी तरफ टीचर सबको घर जाकर प्रैक्टिस करने को कहते हैं, क्योंकि कल के टेस्ट के लिए उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है ना। यहाँ शेन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए वही हर्ब खा रहा था जो उसने अपने चमचे को दिया था। इधर घर पहुँचने के बाद ली अपने पास मैजिक क्रिस्टल ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तो रिंग बताता है कि उसने ऑब्जर्व कर लिए। रिंग कहती है उसे भी तो जरूरत पड़ती है ना। ली को तो काफी गुस्सा आ रहा था कि मुझे पहले नहीं बता सकते थे, 1-2 थोड़ी थे, पूरे के पूरे 1000 क्रिस्टल थे, ऐसे कैसे खा सकते हो। तो रिंग कहती है कि ठीक है ज्यादा रो मत, मैं तुम्हें एक और नई टेक्निक सिखा देती हूँ इसके बदले, जिसका नाम अर्थ डिजन था।
तो अब रिंग के वो टेक्निक बताने के बाद ली काफी मेहनत से उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। उस टेक्निक को सीखने की वजह से उसके आगे एक पत्थर का मॉन्स्टर आ गया था जो उसे फाइट में प्रोटेक्ट करता। इसके बाद नेक्स्ट डे कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी जजेस बैठे हुए थे और ली की फाइट एक कैट गर्ल से होने वाली थी, जहाँ ली आराम से उस फाइट को जीत जाता है पर उस गर्ल पे अटैक नहीं करता, तो वो काफी इम्प्रेस हो गई थी। वैसे उस लड़की के इम्प्रेस होने की वजह से लेले गुस्सा हो जाती है और सभी बच्चे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये दोनों खुलेआम फ्लर्टिंग कर रहे हैं। एक एक करके अपने अपने ओपोनेंट के साथ शैन, शुए और लेले जीत जाते हैं। इसके बाद ली किंग लू की फाइट शैन के चमचे से होने वाली थी जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझ रहा था। वो अपने स्पिरिट टाइगर से उस पर अटैक कर देता है। ली भी कहाँ कम था, वो अपने रेनडियर से उसे हरा चुका था, तो अब वो चमचा अपने काफी सारे ट्रिक्स का यूज कर रहा था, पर ली उसके सारे ट्रिक्स को मार दे देता है और अब वो उसे कह रहा था कि क्या मैं तुम्हारे लिए अपने वेपन का यूज करूं? अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो क्या तुम मुझे मैजिक क्रिस्टल दोगे? इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड मंडे को आएगा, उसे देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।